तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। अब देखो आपके जो 7 चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 2 के अंदर, उसमें से 6 चैप्टर्स मैं आपके कंप्लीट करवा चुका हूँ। कौन से EM वेव्स सबसे पहले आया था, उसके बाद आया आपका डुअल नेचर, फिर आपका एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर और रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आज क्या पढ़ रहे हैं हम, वेव ऑप्टिक्स। तो इस वीडियो के साथ आपके जो 7 चैप्टर हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। वन शॉट में मैंने पढ़ा दिया है। इन 7 चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जो आपको पिन कमेंट पे भी दिख जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगी। वहाँ पर ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वहाँ से जाके आप इसको बारी बारी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बड़े खूबसूरत से नोट्स बनाता हूँ मैं, है ना। हर चैप्टर के जो भी नोट्स हैं वो मैंने दे रखे हैं कहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप पर। कहाँ पर दिए, टेलीग्राम ग्रुप पर। क्या नाम है उसका, @सिंह साहब केमिस्ट्री। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से जाके भी आप क्लिक करके सीधा ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। तो बड़े अच्छे नोट्स बनाए मैंने, देखो सब कुछ हैंड रिटन है ना, बढ़िया तरीके से, एक डायग्राम वायग्राम सब। ठीक है, तो ऐसे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। अब जो वे ऑप्टिक्स है, इसमें से जो पोलराइजेशन वाला पार्ट है वो इस बार CBSE ने हटा दिया है, तो हम वो नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, हाइजेंस प्रिंसिपल सबसे पहले पढ़ेंगे, उससे वेव फ्रंट्स कैसे निकलती है, वेव फ्रंट्स का मतलब क्या होता है, वेवलेट्स क्या होती है ना। और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, ये 2 टर्म्स हैं जो रे ऑप्टिक्स में पढ़ते थे अपन। ये वेव नेचर से कैसे प्रूफ होगा लाइट के, ये भी हम देखेंगे। क्या बात समझ में आई। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्या, वेव ऑप्टिक्स। अब सबसे पहले बात आती है वेव फ्रंट की, है ना। वेव फ्रंट क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले जैसे कोई पानी आपने ना कंटेनर में रख रखा है ना, उस पे से आप एक जैसे पत्थर मारोगे ऊपर से, तो क्या आपको दिखता है ऐसे वेव्स निकलती है ये इस टाइप से। ये कहाँ जाती है, बाहर की तरफ, है ना। समुद्र में कहीं भी आप पानी के ऊपर से क्या डालते हो, वो आप पत्थर डाल देते हो एकदम से, तो ऐसे वेव्स निकलती है। ये जो आपको दिख रही है ना, यही होती है वेव फ्रंट। सिंपल सा पॉइंट है, क्या है ये, वेव फ्रंट। अब इसका लैंग्वेज देखते हैं कि डेफिनेशन अगर आपको पूछेगा कोई तो क्या लिखोगे आप, जो बुक की डेफिनेशन है, इट इज कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। क्या बात समझ में आई। ये तो आपकी डेफिनेशन होगी, इसको समझते हैं इसका मतलब है क्या। क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब क्या है, जॉइंट पार्टिकल्स इन सेम फेज। उससे क्या मिल जाएगा, आपका वेव फ्रंट बन जाएगा। अब देखो सुनो, होता क्या है वेव फ्रंट, आपको मैंने फील तो दे दी है ना कि कैसा दिख रहा होगा वेव फ्रंट आपका, है ना। अब देखो क्या होगा, जैसे आपके पास कोई लाइट है, अब अपन लाइट की बात करने वाले हैं यहाँ पर, तो जैसे लाइट का सोर्स लिया आपने ऐसा, है ना, क्या लिया आपने, लाइट का सोर्स लिया। ठीक, अब क्या होगा, क्योंकि मैं लाइट को क्या मान रहा हूँ, वेव मान रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ इसमें से वेव्स जनरेट होगी इस लाइट की सोर्स से। तो मैं बोल देता हूँ कि टाइम t के अंदर, अगर टाइम t है और इसके अंदर, इस मीडियम के अंदर, क्योंकि कोई ये लाइट है वो किसी मीडियम के अंदर रखी है, तो उसकी स्पीड क्या होगी इस मीडियम में, v होगी। तो मैं बोल देता हूँ उसकी स्पीड v है। अगर वैक्यूम है तो क्या है, वो c है। मैं ये कह सकता हूँ एक मीडियम के अंदर आपकी जो लाइट सोर्स है वो पड़ा है, तो उस मीडियम के अंदर लाइट किससे ट्रैवल करेगी, वेलोसिटी v से ट्रैवल करेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर कोई वेव निकली, यहाँ से इस लाइट सोर्स से मान लो ऐसे निकली, तो इस टाइम पर, इस पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते उसको टाइम t लगता है। कितना लगता है, टाइम t लगता है। तो ये डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया हुआ इसने, v इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। ऐसे ही देखो, ये जो सोर्स है सिर्फ प्लेन में तो निकलेगा नहीं, ये हर चारों डायरेक्शन से निकलेगा, है ना, चारों डायरेक्शन से निकलेगा। तो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ये जो पॉइंट्स बनाए मैंने, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, अगर मैं टाइम t की बात कर रहा हूँ तो क्या एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे, मतलब एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। मैं ये बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस भी कितना होगा, vt होगा, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, vt होगा, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, vt होगा। मतलब ये जो चारों पार्टिकल्स हैं, जितने भी मैंने पार्टिकल्स बनाए, ये सब पॉइंट सोर्स से आपके सेम डिस्टेंस पर होंगे। क्या बात समझ में आई। अब देखो ये तो मैंने प्लेन पे बनाया है ना, एक प्लेन है ना, क्योंकि आईपैड पे तो क्या प्लेन पे बना रखा है मैंने, पर ये चारों तरफ से निकल रहे हैं, है ना। मतलब आपकी तरफ भी आ रहा है, मेरी तरफ भी जा रहा है, लेफ्ट में भी, राइट में भी, ऐसे पूरा स्फेयर बना हुआ एक तरह से पॉइंट्स का। आप एक बात समझो तो, है ना। अगर उन सारे पॉइंट्स को मैं जोड़ दूं, क्या कर दूं, सारे पॉइंट्स को मैं जोड़ दूं, मतलब जॉइंट पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स बनाए मान लो मैंने, पार्टिकल्स बनाए ये, इन सारे जॉइंट पार्टिकल्स, अगर इन सारे पार्टिकल्स को मैं जोड़ दूं जो कि सेम फेस में, सेम फेस का मतलब क्या है, वही, क्योंकि पहले जीरो पे थे वो सोर्स पे, एक साथ एक ही जगह पे पहुंच गए एक साथ। ये भी वीटी चल चला, ये भी वीटी चल गया, 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 सब एक जैसे चल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि ज़्यादा चल गया कोई कम चल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो सारे सेम फेस के अंदर हैं। तो जब मैं ऐसे पार्टिकल्स को जोड़ देता हूँ जो सारे सेम फेस के अंदर, तो जो मुझे एरिया मिलता है ना, जो मुझे एक एक सरफेस मिलता है, उसको क्या बोलता हूँ मैं, वेव फ्रंट। क्या बोलता हूँ, वेव फ्रंट।
क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पर कैसे बनाऊंगा मैं, देखो अभी तो मैं प्लेन पे बनाता हूँ सिर्फ, अब स्फेयर तो मैं बना नहीं सकता है ना आईपैड पे, तो मैं ऐसे बनाऊंगा, किस टाइप से, ये ऐसे करके, ठीक है। ये आपको पता चल रहा है ये सर्कल होगा रेडियस आर का, किसका, वी टी का, समझ में आ रहा है? ये एक सर्कल होगा, सर्कल नहीं बेसिकली, सर्कल तो मैंने किस पे बनाया, आईपैड पे बनाया है। एक्चुअली में क्या है, ये स्फेयर है, तो उसका जो स्फेयर है ना, वो जो पूरा गोला बन रहा है, वो जो सरफेस है उसको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, ये पॉइंट भी होगा, ये पॉइंट भी होगा, ये पॉइंट भी होगा, ये पॉइंट भी होगा, ये पॉइंट भी। तो ऐसे क्या कर दिया मैंने, बहुत सारे पॉइंट्स को जो सेम फेस में थे सबको जोड़ दिया, तो क्या बन गया, वेव फ्रंट बन गया। क्या आपको फील है कि वेव फ्रंट होता क्या है? ठीक है, और ऐसे क्या करूंगा, थोड़ा सा और आगे चल जाऊंगा, मान लो अब टी टाइम पे तो मैं बोल रहा था, अब मैं T1 टाइम पे बोलता हूँ, T1 टाइम पे, तो क्या T1 टाइम पे ज़्यादा दूर चले जाएंगे, मान लो यहाँ तक आ गए, तो ये वाला भी, ये जो पार्टिकल है ये भी कहाँ तक आ जाएगा, ये भी यहाँ तक आ जाएगा, ये वाला भी यहाँ तक आ जाएगा, ऐसे करके तो ये यहाँ पे नया वेव फ्रंट बन जाएगा एक। क्या बात समझ में आई? एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। अब मैं इस पार्टिकल को, कौन से, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल को नहीं जोड़ रहा हूँ, मतलब इस पार्टिकल और इस पार्टिकल को नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये सेम फेज में नहीं है, ऑब्वियस ही बात है ना, यहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है। क्या बात समझ में आई? तो ये वेव फ्रंट हो गया आपका, है ना। अब टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट देख लेते हैं। वेव फ्रंट किससे मिलकर बन रहा है, पार्टिकल से मिलकर बन रहा है, ठीक है ना। पार्टिकल्स में एक पॉइंट, पॉइंट मान लो आप, पॉइंट से मिलकर बन रहा है, सरफेस है वो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन, तीन टाइप के आपके गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, तीनों को डिस्कस करते हैं। स्फेरिकल तो मैंने अभी बनाया है, स्फेरिकल वेव फ्रंट तो बनाया था मैंने अभी, तो क्या लिया था उसके लिए, पॉइंट सोर्स लिया था, लाइट का क्या लिया मैंने, पॉइंट सोर्स लिया, तो ये बीच में पॉइंट सोर्स, तो वैसे वेव्स चल रही है, ये वेव्स चल रही सारी, तो ऐसे पॉइंट्स होंगे बहुत सारे, ये होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, सारे पॉइंट्स को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। ये सर्कल है पर एक्चुअली में क्या है, वो स्फेरिकल है, स्फेयर, स्फेरिकल, क्योंकि हर डायरेक्शन में क्या, चारों तरफ से निकल रहे हैं वो पॉइंट्स। बात समझ में आई? तो ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। वेव फ्रंट मतलब क्या है, समझ में आ गया। स्फेरिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्फेरिकल है वो, उसका क्या है, उसका जो शेप हो गया है स्फेरिकल है, ठीक। अच्छा, आप सिलेंड्रिकल देख लो, सिलेंडर के अंदर क्या होगा, मैंने लिया लाइन सोर्स। अब देखो लाइन सोर्स जब लेंगे, जब क्या होगा, लाइन सोर्स लिए तो इसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्स से मिलकर बना हुआ, ऐसा मान सकता हूँ मैं। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर एक सोर्स है, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर ऐसे करके बहुत सारे हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है ना, अभी तो दूर दूर बना रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैं कह सकता हूँ जो ऊपर वाला है सबसे, इससे भी ऐसे निकल रहा होगा बिल्कुल सीधे सीधे, है ना। ये तो एक सेक्शन बनाया मैंने बस, है ना, क्या बनाया, एक सेक्शन बनाया, तो यहाँ से भी ऐसे निकल रहा होगा, तो इसको जोड़ दूंगा सबसे पहले मैं, जितने भी पॉइंट्स, क्योंकि सारे पॉइंट्स कैसे हैं, सेम फेस के अंदर है। फिर जो नीचे वाला होगा उसमें भी ऐसी चक्री बनेगी, वो भी किस में, सेम फेस में। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पार्टिकल है, मतलब अगर नीचे जो चक्री बनाऊंगा मैं, ये वाली, है ना, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये वाले, 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 क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल भी तो सेम फेस में है, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ चला, मान लो वी टी में चला, वेलोसिटी से चला टाइम टी के अंदर, तो यहाँ से जो चला होगा वो भी तो वी टी में गया वहाँ पर, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला और ये वाला भी किस में है, सेम फेस के अंदर है। तो क्या मैं इसको भी जोड़ूंगा, मुझे क्या करना है, सारे पार्टिकल्स को जोड़ना है जो सेम फेस के अंदर है, तो मुझे इसको भी जोड़ना है, सबको जोड़ना है, तो सिलिंड्रिकल बन जाएगा, आप देखोगे तो, है ना, चारों तरफ से निकल रहा है, सिलिंड्रिकल बन जाएगा ऐसा वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट कैसा हो गया आपका, सिलिंड्रिकल हो गया। क्या बात समझ में आई? तो ये आपके सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो गए। लाइन सोर्स लेते हैं इसके अंदर, आपको याद रखना है, डायग्राम याद रख लो बस, बाकी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट की बात करते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। अब देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कोई सरफेस है, कोई राउंड सरफेस है ना, अगर उसको मैं बहुत बड़ा कर दूं तो क्या मुझे वो प्लेन जैसा दिखने लगे, जैसे आसमान है। अब अपने को पता है कि वो गोल होती है अर्थ, तो है ना, पर ऊपर देखते हैं अपन तो क्या सब लोग प्लेन दिखता है ना, वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि रेडियस बहुत ज़्यादा है किसकी, अर्थ की, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो हमको प्लेन दिखने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स जो हमने अभी डिस्कस करा है, बिकम्स प्लेन वेव फ्रंट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। अगर आप कोई चीज़ को गोल चीज़ है, मतलब कोई ऐसा सरफेस है जो ऐसा गोल है ना, बहुत दूर से जाके देखोगे इसको तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो प्लेन ही दिख रहा है, मतलब एक तरह से क्या है, ये प्लेन ही है। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे प्लेन वेव फ्रंट्स आप बना सकते हो। प्लेन वेव फ्रंट्स कैसे बनाओगे, प्लानर सरफेस बना दोगे, तो ये सरफेस बन गया, देखो ये क्या है आपका प्लेनर वेव फ्रंट। इसके जो पॉइंट्स होंगे वो क्या है, यहाँ पे ये सारे क्या है, सेम फेस के अंदर है, और ये दूसरा वेव फ्रंट है आपका। ऐसे जितने भी चाहो आप वेव फ्रंट्स बना सकते हो। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो वेव फ्रंट्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, लाइट को भी कैसे कैसे देख रहे हैं हम, वेव्स की तरह देख रहे हैं। अब मैं देखता हूँ कि रे क्या है, रे हमको क्या बताती है, रे हमको बताती है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, ठीक है। वेव्स तो जा ही रही है, जो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है वेव का, वही तो डायरेक्शन होगी।
इसकी लाइट की होगी। भाई लाइट क्या है, एक वेव है, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वेव की, वही किसकी डायरेक्शन होगी, लाइट की डायरेक्शन होगी। और लाइट की डायरेक्शन को मैं रे से भी बनाता हूँ, एरो करके। कैसे बनाता हूँ, एरो से। तो क्या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ आपका जो रे है वो क्या होनी चाहिए, रे की डायरेक्शन और प्रोपोगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो, एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर गिविंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या बात समझ में आई। तो देखो क्या होगा, वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट्स बना रखे मैंने बहुत सारे, है ना, ये क्या है, स्फेयर्स हैं ये। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, बिल्कुल परपेंडिकुलर बना दिया इसके, देखो परपेंडिकुलर बना दिया ये सब। तो हमको समझ में भी आ रहा है लाइट कैसे निकल रही है, बाहर निकल रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी निकल रही है, इस डायरेक्शन में भी निकल रही है। क्या बात समझ में आई। तो ये आपकी क्या हम बता सकते हैं इस रे से, ये डायरेक्शन और प्रोपोगेशन कहाँ है। तो जो वेव फ्रंट होती है ना, उसके परपेंडिकुलर आप जो लाइन खींचते हो, उसका जो एरो बनाते हो, वही क्या आपकी रे है। ठीक है। और ऐसी प्लेन वेव्स के लिए क्या करेंगे, उसके भी परपेंडिकुलर बनाना है। तो देखो अगर मैं यहाँ से ये बना दूँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो वेव फ्रंट के क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है, वही क्या होती है आपकी लाइट रे होती है। क्या बात समझ में आई। अच्छा, तो ये आपकी रे और वेव फ्रंट हो गए। अब देखो हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है ना। सबसे पहले देखते हैं कि कि हो क्या रहा है। ठीक, ये क्या बोल रहे हैं आपको, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ईच पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट, अभी बताऊंगा प्राइमरी वेव फ्रंट क्या होता है, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ईच पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट acts as a source of disturbance and these disturbance are called wavelets। ठीक है, अब सुनो हो क्या रहा है। देखो मैंने क्या करा था कि यहां पर एक पॉइंट सोर्स लिया था, है ना, क्या लिया था मैंने, एक पॉइंट सोर्स लिया था। इसके बाद मैंने आपको बोला कि इसमें वेव्स निकलेगी तो वेव फ्रंट बनाएगा ये, तो ये वेव फ्रंट बन गया आपका। क्या बन गया, ये वेव फ्रंट। ऐसे मतलब बियर करना है इसको, है ना, पूरा पूरा गोला नहीं बनेगा। तो ये आपका वेव फ्रंट बन गया। जो सबसे पहला वेव फ्रंट आपने देखा उसको मैं बोलूंगा प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोलूंगा, प्राइमरी वेव फ्रंट। अभी एक्चुअली ऐसा है कि मतलब प्राइमरी वेव फ्रंट मतलब सबसे पहला जो आपने देखा वही होता है, क्योंकि क्या टाइम के ऊपर है ना डिपेंड नहीं है, तो कि मैं किस टाइम पे वेव फ्रंट देख रहा हूँ। क्योंकि हमको पता है कि वो डिस्टर्बेंस जो है वो कैसे चल रहा है, वो v इंटू टी से चल रहा है, तो टाइम वहाँ पर एक्चुअली जो आपका वो है फैक्टर है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमने देखा वो क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट है। हाइगन्स ने ये बोला कि ये जो ईच पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट है, जो सबसे पहला वेव फ्रंट आपने बनाया उसके ऊपर पॉइंट्स होंगे कुछ, इस मतलब पॉइंट्स, वो पॉइंट्स से तो बना ना, वेव फ्रंट किससे बना हुआ है, पॉइंट्स को मिलाकर बना हुआ है, जॉइंट पार्टिकल्स मतलब जॉइंट पॉइंट्स, पॉइंट्स से मिलकर बना हुआ है। तो जो पॉइंट्स है ना उसके वेव फ्रंट्स के, एक्चुअली में क्या कर रहा है कि ये जो आपके पॉइंट्स हैं इनको जोड़कर ही तो मैंने क्या बनाया था, वेव फ्रंट बनाया था, है ना। हाइगन्स ने ये बोला कि ये जो आपके सोर्स है ना, ये आपके जो पॉइंट्स है, ये ऐसा सेकेंडरी सोर्स काम करेंगे। क्या करेंगे, सेकेंडरी सोर्स की तरह। ये आपका क्या था, प्राइमरी सोर्स था जिससे पहला वेव फ्रंट बना। ठीक है, जिससे क्या बना, प्राइमरी वेव फ्रंट बना। और प्राइमरी वेव फ्रंट के जो पार्टिकल्स है जिसको मिला के आपका जो प्राइमरी वेव फ्रंट बना था, वो पॉइंट्स जो हैं वो ऐसा सेकेंडरी सोर्स काम करेंगे जिसके अंदर से फिर वेव फ्रंट्स बनेंगे। बात समझ में आई, जिसके अंदर से फिर क्या बनेंगे, फिर से वेव फ्रंट्स बनेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जैसे सोर्स ने क्या बना था, ऐसे बनाया था गोल, ये भी ऐसे बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा, ये भी ऐसे बनाएगा, ये भी ऐसे बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा। तो ऐसे करके क्या हो जाएंगे, ये चारों तरफ हर जगह क्या बनाएंगे, ये भी अपने अपने वेव फ्रंट्स बनाएंगे। ये जो छोटे छोटे वेव फ्रंट्स बना रहे हैं ना, सेकेंडरी सोर्स जो हैं, इनको हम बोलते हैं वेवलेट्स। क्या बोलते हैं, वेवलेट्स। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, ये वेव फ्रंट्स ही तो एक तरह का वेव फ्रंट है, पर ये क्या है, वेवलेट्स बोल रहे हैं इनको। तो क्या लिखा हुआ है देखो, ईच पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। यही हमने सीखा, दिस डिस्टर्बेंस वेव्स आर कॉल्ड वेवलेट्स। क्या बात समझ में आई, तो ये वेवलेट्स निकली यहाँ से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे सेकंड लगाना है, मुझे सेकंड वेव फ्रंट बनाना है मेरा, ये पहला वेव फ्रंट देखा था मैंने, अब मुझे नया वेव फ्रंट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से वो चीज़ें लूँगा जो सेम आपके फेस के अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ उस केस के लिए कि इस पर टेंजेंट खींच देता हूँ। क्या करता हूँ, टेंजेंट बना देता हूँ। ये जो आपके वेवलेट्स बने थे ना, इस पर टेंजेंट खींच देता हूँ। जो टेंजेंट बनता है ना, इसको ही बोलते हैं हम न्यू वेव फ्रंट। ये आपका नया वेव फ्रंट आ गया। क्या आ गया आपका, नया वेव फ्रंट। तो देखो यहाँ से आपको मैं अच्छी इमेज में दिखाता हूँ, है ना। ये आपका सोर्स होगा जिससे पहला वेव फ्रंट बना, है ना, वेव फ्रंट एंड टाइम टी, क्योंकि पहला वेव फ्रंट तो आपके ऊपर है, डिपेंड आप कितने टाइम पे देख रहे हो। तो पहला वेव फ्रंट आपका बन गया ये ब्लैक लाइन से, है ना, फर्स्ट। ठीक है, अब क्या बोला मैंने, इसके मिलकर तो बना था ये पार्टिकल्स जो हैं ये वाले,
इन पार्टिकल से मिलकर ही तो बना था आपका जो पहला वेव फ्रंट था। ये भी क्या कैसे काम कर रहे हैं आपके सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। ये प्राइमरी सोर्स था, ये भी सेकेंडरी सोर्स, तो ये भी क्या बनाएंगे, ये वेवलेट्स बनाएंगे। तो ये वेवलेट्स बना दिए इन्होंने ऐसे गोल गोल, दिख रहे हैं, इसने ऐसे बना दिया, इसने ऐसे बना दिया। अब जो नया वेव फ्रंट बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, उसका टेंजेंट ले लूँगा। तो देखो टेंजेंट ले ली, इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट, ऐसे करके। तो क्या करूँगा, पूरा एक नया स्फेयर मेरे पास बनकर आ जाएगा। उसको मैं बोलूँगा वेव फ्रंट एट टाइम t प्लस डेल्टा t। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने बाहर की तरफ तो बना दिया, टेंजेंट तो मैं अंदर की तरफ भी खींच सकता हूँ, टेंजेंट तो मैं अंदर की तरफ भी तो खींच सकता हूँ। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, मतलब आपको बता रहा हूँ ये पॉसिबल नहीं होता। इसका रीज़न क्या है, वाई नो बैकवर्ड आपका वेव फ्रंट। जब आगे हम जाके पढ़ेंगे तो हमको ये डेफिनेशन समझ में आएगी। आपकी जो एक आपका फॉर्मूला आएगा उसमें ये होगा कि आई जो होता है इंटेंसिटी, क्या होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट डायरेक्शन कैसे निकली, परपेंडिकुलर, एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो आप सोचो अगर आप बाहर बना रहे थे, पहले फॉरवर्ड की बात करते हैं, ये फॉरवर्ड वाला है ना आपका, ये फॉरवर्ड वाला है आपका, कौन सा, जो आपने बाहर की तरफ बनाया नया वेव फ्रंट। तो इसमें वेव फ्रंट कैसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है ना, उसको परपेंडिकुलर बना दिया मैंने। और आपकी जो लाइट है वो भी कैसे जा रही है, वो भी ऐसे जा रही है। तो आप पर थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, थीटा क्या होगा 0 डिग्री। थीटा अगर 0 हुआ तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब देखो अब क्या हुआ, अगर मैं आपको बैकवर्ड वाले की बोलता हूं तो देखो लाइट अभी भी कैसे जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। पर अगर आप वेव फ्रंट आप पीछे की तरफ बना रहे हो तो क्या आप उसकी डायरेक्शन ऐसे बनाओगे, क्या बनाओगे इसकी डायरेक्शन, इस टाइप से बनाओगे। क्या बात समझ में आई। अच्छा अब देखो अगर आपने उल्टी कर दी तो डायरेक्शन कैसे होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसी थी आपकी लाइट की, आपने वेव फ्रंट की डायरेक्शन ऐसे बनाई बैकवर्ड वाले की, तो बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 -1 होता है, 1 प्लस -1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0। तो आपकी जो इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, मतलब कुल मिला के वहाँ पर वेव फ्रंट है ही नहीं। क्या आपको बात समझ में आई कैसे हो रही है चीज़ें, फॉरवर्ड वाला क्यों बना और बैकवर्ड वाला क्यों बना, क्या आपको चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, तो कॉस 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पर कॉस 180 हो जाता है -1 हो जाता है। क्या बात क्लियर हो रही है। अच्छा अब देखो, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन। अब देखो रिफ्लेक्शन आपने रे ऑप्टिक्स में भी प्रूफ करा था, मतलब इस बार तो सीबीएसई में नहीं है पर आपको पता होगा रिफ्लेक्शन के लॉस होते हैं I = R। ठीक है, इसको अपनों कैसे प्रूव करना है, वेव ऑप्टिक्स से प्रूव करना है, मतलब वेव नेचर ऑफ लाइट से प्रूव करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर पहले जो रे ऑप्टिक्स होता था उसके अंदर हम रे गिराते थे मिरर के अंदर। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वेव फ्रंट्स, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव फ्रंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो हम क्या गिराएंगे, वेव फ्रंट्स गिराएंगे। इस वेव फ्रंट्स को गिरा के हम ये प्रूव करेंगे कि जो आपका एंगल आई है, जो इंसिडेंट एंगल होता है और जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होता है आर, वो क्या होंगे, दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी प्रूफ हो सकती है आपकी किससे, वेव नेचर ऑफ लाइट से। क्या बात समझ में आई। चलो देखते हो इसको कैसे होगा रिफ्लेक्शन। अब देखो क्या होगा कि मैंने वेव फ्रंट्स गिराए, तो मैंने स्लाइंट गिरा रहा हूँ वेव फ्रंट में, किसी एंगल पे गिरा रहा हूँ मिरर के, ठीक है, तो किसी एंगल पे गिराया मैंने, है ना। तो आपका जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा वो कौन सा होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये आपका ए बी, क्या है ये ए बी है। क्या बात समझ में आ रही है, ए से बी, ये आपका क्या इंसिडेंट वेव फ्रंट, ऐसे गिर रही है आपकी लाइट मिरर पर, है ना। तो आपका जो ए है ये तो रिफ्लेक्ट होने ही वाला है ना। ए और बी जो पॉइंट है ये दोनों भी किसमें होंगे, सेम फेस के अंदर, क्योंकि वेव फ्रंट है ना ये, इसलिए। अच्छा अब देखो क्या होगा, अगर ये वेव फ्रंट मैंने बनाया तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी रे ऑफ लाइट में बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो मैंने बोल दिया आपको ये वेव फ्रंट था, ऐसा कौन सा, ये वाला वेव फ्रंट था, तो इसके परपेंडिकुलर बनाऊंगा। तो ये परपेंडिकुलर बना दी मैंने ये रे ऑफ लाइट। नीचे क्यों बनाया यार, क्योंकि नीचे आ रहा है भी वेव फ्रंट, डायरेक्शन ऑफ लाइट नीचे है तो नीचे की तरफ बनाया। तो मैं बोलता हूँ कि जो आपका आई होगा वो क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो ये रहा आई, क्या रहा, ये रहा आई। क्या बात समझ में आई। अच्छा अगर ये आई है तो कॉमन सेंस से अपने को पता चलता है कि ये भी आई होगा, है ना, ट्राइंगल से आपने देख लिया उसको, आई ये तो ये भी आई। अच्छा अब क्या होगा, मैंने आपको बोला कि ए जो है वो तो आपकी रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्शन है वो होने वाला है ए का, तो है ना, पर बी अभी तक हवा में या जो भी मीडियम के अंदर है। मैं ये बोल सकता हूं कि जब तक बी सी पॉइंट पर आता है, सी क्या है जहां पर उसका रिफ्लेक्शन होगा, जब तक बी सी पॉइंट पर आता है, जब तक ए भी कहीं पहुंच चुका होगा,
कैसे निकलेंगे ये, क्योंकि मुझे पता है कि ए और बी किस में सेम फेस के अंदर, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर टाइम टी के बाद जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, जो भी लाइट आपने ली है वो वी से चल रही है, तो मैं बोल सकता हूँ बी को सी तक पहुंचने में टाइम अगर टी लग रहा है तो बी सी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वी टी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, वी टी होना चाहिए। तो अगर बी पॉइंट वी टी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो ए पॉइंट कितना करेगा, वो भी वी टी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्या बात समझ में आई? वो वी टी डिस्टेंस ट्रैवल करके मान लो कहाँ पहुंच गया, ई पर पहुंच गया। कितना डिस्टेंस हुआ ये आपका वी टी, क्योंकि बी ने भी वी टी चला तो ए भी वी टी चलेगा, क्योंकि दोनों सेम फेस में है और भी। क्या बात समझ में आई? अच्छा, ये दोनों वी टी चल गए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, यहां पर रिफ्लेक्शन हो चुका, यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं यहां से नॉर्मल खींच दूं, कहां से, सी पॉइंट पर, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्शन एंगल निकालना है ना, तो क्या करूंगा मैं आपका सी पर क्या कर दूंगा, नॉर्मल खींच दूंगा। मुझे पता है कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, वेवफ्रंट तक, है ना। ये ई सी क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट हो गया, ई सी, ये रहा आपका ई सी। इसके क्या करूंगा, परपेंडिकुलर में बनाऊंगा रे, तो ये बन गई रे आपकी। दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये आपकी क्या बन गई, रे। ये क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। क्या बात समझिए, 90 डिग्री है। ये आपका नॉर्मल, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। अगर ये आर तो क्या ये भी आर, बात समझ में आई? अगर ये आर तो ये भी आर, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, कौन से, ए ई सी, कौन सा वाला दिखा मेरे को, देखो ए ई सी, ये वाला दिख रहा है, और कौन सा दिख रहा है, ए बी सी, कौन सा दिख रहा है, ए बी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मैं बात करता हूं क्या हो रहा है। देखो मैं यहां बोल रहा हूं कि एंगल ई और एंगल बी तो 90 डिग्री है। कैसे बोला मैंने, दिख रहा है, ये रे ऑफ लाइट जा रही है, ये आपका वेव फ्रंट है, ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो एंगल ई क्या हुआ, 90 डिग्री। ए ई सी के अंदर जो एंगल ई है वो क्या है, 90 डिग्री है। और ऐसे ए बी सी के अंदर जो एंगल बी है वो क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी, जो ये क्या है आपका, ये इंसिडेंट रे आ रही थी आपकी नीचे की तरफ, और ये आपका वेव फ्रंट था, इंसिडेंट वेव फ्रंट। एंगल कितना बनाते हैं बीच में दोनों, आपका कितना बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो एंगल बी और एंगल ई क्या है, आपस में इक्वल है, कितने दोनों, 90 डिग्री हैं। क्या बात समझ में आई? अच्छा, बी सी और ए ई मैंने लिखा था वी टी है, सेम डिस्टेंस चलते हैं, तो बी सी और ए ई कितना है, वो वी टी है, तो ये भी दोनों सेम हो गए। ए सी तो कॉमन ही है, क्या, ए सी, ए सी, ए सी तो क्या है, कॉमन है, ए बी सी और ए ई सी के अंदर। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल 90 डिग्री है दोनों के अंदर, दोनों के अंदर एक कॉमन साइड है और दोनों की एक दूसरी कॉमन साइड भी है। तो मैं बोल सकता हूँ आरएचएस की मदद से एंगल, जो आपका ट्राइंगल ए ई सी है और ट्राइंगल ए बी सी, वो दोनों क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये कह सकता हूं मैं, एक तो 90 डिग्री है, एक दूसरा भी 90 डिग्री है, तो ये आई होगा और जो आर होगा वो भी क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी से होता है ऐसा सब कुछ, आपने पहले पढ़ा होगा 9th-10th के अंदर, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल से। तो यहां से मेरे पास क्या रिलेशन आ गया, आई इक्वल्स टू आर, जो कि क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो वेव फ्रंट से भी आपने प्रूफ कर दिया कि आई क्या है, आर के इक्वल है। तो यहां से रिफ्लेक्शन की जो थ्योरी है वो भी प्रूफ हो रही है। क्या बात समझ में आई? अब आगे डिस्कस करते हैं हम क्या, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता था, दूसरे मीडियम में चली जाती थी आपकी रे, बेंड हो जाती थी अगर रेयर से डेंसर में गई, और अवे चली जाती थी, मतलब नॉर्मल से दूर चली जाती थी जब डेंसर टू रेयर जाती थी। तो आपके एनसीईआरटी में दोनों केस गिवन है, दोनों आपको प्रूफ करने वेव नेचर से, रेयर टू डेंसर भी गिवन है, डेंसर टू रेयर भी गिवन है। मैं आपको सिर्फ एक करा रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर सकते हो, है ना। तो रेयर टू डेंसर वाला केस देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखो अभी वेव फ्रंट गिराना है अपने को, पहले तो अपन लाइट गिराते थे आपकी रे, अभी वेव फ्रंट गिराएंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर। तो ए बी जो है आपकी वो क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है ना। कहाँ से आ रही है, N1 से, जो कि रेयरर है। कहाँ पे जा रही है, N2 में, जो कि डेंसर है। क्या बात समझ में आई? अच्छा देखो, अभी ए रिफ्रैक्शन करने वाला है, मतलब दूसरे मीडियम के अंदर घुसने वाला है। बी अभी भी मीडियम 1 के अंदर ही पड़ा है। क्या बात समझ में, अभी भी वो कहाँ पर है, मीडियम 1 के अंदर ही पड़ा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ रेयर टू डेंसर जा रही है तो ये झुक जाएगी थोड़ी सी ऐसे। इंसिडेंट रे कैसे बनेगी इसकी, इंसिडेंट वेव फ्रंट की ऐसे बनेगी, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ऐसी बनेगी 90 डिग्री पे। तो ये आपकी झुक गई, बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि डेंसर में जा रहा है। तो ये हो गई आपकी, क्या बात समझ में आई? ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। क्या बात समझ में आई? अच्छा अब देखो, अब क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर
ए पॉइंट, अब जब यहाँ पर ए पॉइंट का रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर स्पीड्स अलग अलग हो जाएगी। स्पीड क्यों अलग अलग होगी? क्योंकि आपको पता है अलग अलग मीडियम के अंदर एक जो लाइट होती है वो अलग स्पीड से चलती है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर जो लाइट आपने ली है वो इसके अंदर जो मीडियम 1 है रेयर वाले, उसके अंदर V1 से चलती है, और जो आपका मीडियम 2 है उसके अंदर V2 से चलती है। क्या बात समझ में आई? V2 से चलती है। तो मैं बोलता हूँ कि सेम टाइम t ले लिया हो इस मैंने, जब तक ये B पॉइंट C पे आएगा रिफ्रैक्शन करने के लिए, तो मैंने बोल दिया कि टाइम t लग रहा है उसको। तो A भी कितना चल चुका होगा? A भी कितना चलेगा? t टाइम में चल रहा है, उसको भी टाइम कितना मिला? t चला, पर स्पीड कितनी थी उसकी? V2 थी। कितनी थी? V2, क्योंकि इस मीडियम के अंदर स्पीड क्या होगी लाइट की? V2 होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो B चलेगा ना वो कितना चलेगा? V1 इंटू टी चलेगा, और जो A चलेगा वो कितना चलेगा? V2 इंटू टी चलेगा। क्या आपको बात समझ में आई? V2 इंटू टी चलेगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा। आपने देख लिया ये I है ना, इंसिडेंट एंगल, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। ये R, तो ये भी R, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल देखता हूँ वापस, है ना। ये सारे आपको समझ में आ गया ना ट्रायंगल, ये सब आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ, कॉन्ग्रेंसी होती है, कैसे हम एंगल्स देख रहे हैं, है ना। अब देखो मैं बोल रहा हूँ आपको ट्रायंगल ABC देखो। सबसे पहले ABC कौन सा ट्रायंगल है? ABC, ABC, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला। इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो साइन आई होगा, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा है? ये कितना होगा BC आपका? V1t, तो V1t अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, ये तो हाइपोटेन्यूज है आपका। कितना है वो? AC है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने AC। तो आपका जो साइन आई है वो कितना है? V1t अपॉन AC आया। ऐसे आप ट्रायंगल AEC देखो। AEC देखोगे जब आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पर ऐसे बन रहा है। इसके अंदर अगर मैं R देखूँ, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, इसका भी साइन ले लेता हूँ। साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर मतलब AE अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, AE अपॉन AC। AE कितना था? जितना A चला। A कितना चला था? V2 इंटू टी, ठीक है, V2 इंटू टी। तो V2t अपॉन AC, इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, साइन आई बाय साइन आर। ये क्या आ जाएगा आपके पास? AC से AC कट जाएगा, V1 अपॉन V2 आ जाएगा। हमको ये पता है कि जो V1 अपॉन V2 होता है वो किसके इक्वल होता है? N2 अपॉन N1 के इक्वल होता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो N होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन जो आपकी इसके 1 अपॉन V के प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। ऐसे फॉर्मूला होता था ना N का, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, N इक्वल्स टू C अपॉन V। तो N और V क्या है? आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आपका N1 इक्वल्स टू क्या है? C अपॉन V1 है, और N2 इक्वल्स टू क्या है? C अपॉन V2 है। तो यहाँ से जब रेशियो लोगे N2 अपॉन N1, तो क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा C अपॉन V2 अपॉन C अपॉन V1। तो ये C से C कट जाएगा, V1 ऊपर आ जाएगा, नीचे V2 रह जाएगा, और यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये क्या था? आपका स्नेल्स लॉ था, जिससे रिफ्रैक्शन का लॉ अपन जिसको बोलते हैं। तो वहाँ से भी वेव फ्रंट से भी अपन ने क्या कर दिया? स्नेल्स लॉ को प्रूफ कर दिया कि जब वेव फ्रंट से अपन किसी रिफ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं उसमें भी स्नेल्स लॉ आपका क्या है? एप्लीकेबल है। तो यहाँ से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी आपका प्रूफ हो गया। किसकी मदद से? वेव नेचर ऑफ लाइट की मदद से। क्या बात समझ में आई? तो ये आपका मोटा मोटा पोर्शन यहाँ पर हो चुका है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कन्वर्ट कैसे करेंगे अपन किसी वेव फ्रंट को दूसरी वेव फ्रंट के अंदर। तो यहाँ पर क्या है देखो, ये आपका डायग्राम चल रहा है इधर, ये आपकी जा रही है प्लेन वेव्स। क्या जा रही है? प्लेन वेव्स, बिल्कुल सामने सामने, है ना। तो कैसे चलेगा? ये इस तरह से चल रही होगी, इसको मैं ब्लैक से बनाता हूँ, ऐसे चल रही होगी, है ना, ऐसे चल रही होगी। तो देखो ये कॉन्वेक्स लेंस लिया है मैंने। क्या लिया है? कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कैसे कर दी कि इसको स्फेरिकल कर दी। क्यों कर रही है स्फेरिकल? क्योंकि मुझे पता है जब भी कॉन्वेक्स लेंस अपन लेते हैं ना, ये कॉन्वेक्स लेंस मैंने लिया, तो जो रे आती है, मान लो ऐसे रे आई और ऐसे रे आई, तो किस पे जाके मिलती है? फोकस पे जाके मिलती है। कहाँ पर जाके मिलती है? फोकस पे। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये आपका सोर्स हो गया। क्या हो गया? सोर्स हो गया। तो देखो इस पे कैसे बनाओगे आप? रे के बिल्कुल परपेंडिकुलर बनता है आपका क्या? वेव फ्रंट। तो मतलब यहाँ पर ऐसे रहेगा, ये ऐसा जो वेव फ्रंट रहेगा वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो देखो ये टेढ़ी हो गई ना, मतलब स्फेरिकल हो गई एक तरह से, हुई नहीं हुई। तो यहाँ पर यही दिखा रहा है बस आपको, ये कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस से प्लेन वेव फ्रंट आपके पास होंगे तो क्या हो जाएंगे? स्फेरिकल हो जाएंगे। क्या बात समझ में? ऐसे दूसरे भी आपके इसके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, आप देख सकते हैं खुद से, बड़े सिंपल्स हैं। रे से बना लो आप सिंपल, रे डायग्राम आपको आता ही है ऑलरेडी। रे बना लो, जब आपकी वो रिफ्रैक्ट हो गई, मतलब इधर साइड से निकल गई, तो रे के क्या बनाओगे? बिल्कुल परपेंडिकुलर बना दोगे वेव फ्रंट। तो यहाँ पर भी क्या होगा?
ये जैसे गिरी और यहाँ पर ऐसे हुई तो कैसे बनाओगे, ये वेव फ्रंट ऐसे बन गया, क्योंकि रे कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी अगर रे, कैसे, इस टाइप से, तो वेव फ्रंट कैसे बनेगा, इसके परपेंडिकुलर बनेगा। क्या बात समझ में आई? तो ये है, इसका मैंने आपको बता ही दिया, स्फेरिकल वेव्स बनती है, ये प्लेन मिरर का भी आप ऐसे ही देख सकते हो। क्या बात समझ में आई? तो ये आपकी चीज़ें हो गई है ना। अब देखो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। क्या होता है कि दो वेव्स जब आपस में मिलती है ना, जब दो वेव्स आपस में मिलती है तब क्या होता है, वहाँ पर सुपरपोजिशन हो जाता है। ठीक है, सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, आपका जो फर्स्ट वेव का जो एम्पलीट्यूड है और जो सेकंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है, किसी कोई फेज डिफरेंस भी हो सकता है, वो क्या हो जाता है, वेक्टरली ऐड हो जाता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि आपकी जो वेव y1 है ना, और आपकी जो दूसरी वेव है y2 है, इसका जब आप एडिशन करोगे तो क्या होगा, y1 प्लस y2। अब ये कैसे ऐड होंगे, वेक्टरली ऐड होंगे ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब एक का एम्पलीट्यूड 3 है और दूसरे का 6 है तो 3 + 6 9 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फेज डिफरेंस हो सकता है कुछ। अगर फेज डिफरेंस नहीं तो सीधा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, फेज डिफरेंस अगर होगा तो फिर दिक्कत है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो टाइप के आपके इंटरफेरेंस होते हैं, मतलब सुपरपोजिशन से क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। तो दो तरह के इंटरफेरेंस अपन देखते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कौन से, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या है। तो क्या लिखा है, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा मतलब, एंड हैविंग कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस। अभी मैं क्या लेकर चल रहा हूँ, कांस्टेंट या जीरो फेज डिफरेंस, मतलब या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट कर रखा है मैंने, है ना, या फिर क्या कर रखा है ही नहीं, फेज डिफरेंस जीरो है, जीरो या फिर कांस्टेंट, इन द सेम डायरेक्शन, सुपर इम्पोज ईच अदर, इंटेंसिटी इन द रीजन गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड। इंटेंसिटी क्या हो रही है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है, क्योंकि एम्पलीट्यूड कैसे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। क्या बात समझ में आई, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमको बेसिकली दो टाइप के देखने हैं इंटरफेरेंस कैसे होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और एक होता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर हम बहुत ही सिंपल केस लेंगे जहाँ पर फेज डिफरेंस भी नहीं मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, एम्पलीट्यूड भी दोनों वेव्स का क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। ठीक है, अब देखो मान लो आपकी पहली वेव ये वाली थी और दूसरी वेव ये वाली थी, है ना। पहली वेव कौन सी थी, इससे बनाता हूँ मैं रेड से, पहली वेव आपकी ये वाली थी और दूसरी वेव आपकी ये वाली थी। जब ये दोनों सुपर इम्पोज होगी तो देखो इसका क्रेस्ट, ये क्या होता है, क्रेस्ट होता है ना, इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट दोनों क्या मिल जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो क्या ज़्यादा हो जाएगा, और मान लो ये 3 है और ये भी 3 है, तो क्या ये दोनों पॉइंट्स मिलकर 6 हो जाएंगे। तो देखो ये 6 हो जाएगा, 2a, मतलब एम्पलीट्यूड a है तो ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल गए। क्या बात समझ में आ गई, क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल गए। तो क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट जब होता है, जब हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव कब होगा, जब एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ, जो ट्रफ होता है ना, दूसरे का ट्रफ मिल जाए, तो वहां पर क्या होगा, वो कम हो जाएगा। समझ में आई? जैसे ये मान लो a है, अब ये अगर आप दोनों को a मानते हो, दोनों को क्या मानते हो, a मानते हो, ये भी a है और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका a है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वेक्टरली ऐड होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ a प्लस माइनस a इज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ऐसे ये पॉइंट और ये पॉइंट तो वैसे ही 0 0 पर है ना, ये वाला भी और ये वाला भी, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं बेसिकली। तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बात समझ में आई? तो ये चीज़ें हो गई, है ना। अब ऐसा नहीं है हमेशा 0 ही होगा, हो सकता है इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा हो, है ना। इसका हो सकता है, इसका ये मान लो आप 3 है और इसका सिर्फ 2 ही है, ये नीचे 2 है, ये ऊपर 3 है, तो क्या होगा, 3 - 2, तो ये 1 हो जाएगा। तो है तो ये अभी भी डिस्ट्रक्टिव ही, क्योंकि इसने कम कर दिया एम्पलीट्यूड, 3 से भी कम हो गया और 2 से भी कम हो गया। क्या बात समझ में आई? तो आपका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो ये है। अब इससे क्या करते हैं अपन, अपना ये पढ़ते हैं YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, यही है इसकी जान, है ना, यही पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, है ना। तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी, कौन सी, आई जो होता है, इंटेंसिटी जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। एम्पलीट्यूड क्या है, किसी कोई भी वेव है, अपन वेव मान के चल रहे हैं लाइट को, तो उसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो उसका स्क्वायर जो होता है वो आई के बराबर होता है, मतलब आई के प्रोपोर्शनल होता है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब YDSE देखते हैं, YDSE क्या होता है। तो देखो हम क्या करते हैं ना, YDSE के अंदर 2 स्लिट्स लेते हैं, दोनों स्लिट्स में से वेव फ्रंट्स निकलते हैं, रे निकल रही है बेसिकली, तो पर अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो क्या निकल रही है वहाँ से, वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं।
उन वेव फ्रंट्स क्या है, वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, वेव्स ही तो हैं बेसिकली, वेव से तो जा रही है वो। तो वेव क्या करेगी आपस में, क्या करेगी वो इंटरफेरेंस करेगी। इंटरफेरेंस करते करते कहीं पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कहीं पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इसी की स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं, YDSE, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या बात समझ में आई? अब देखो मैं क्या चाहता हूं, यहां पर मैंने बोला था आपको कि कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस, कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस को मैं बोलता हूं कोहेरेंट सोर्सेस। क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस। तो ये वाला एग्जांपल अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको फेज डिफरेंस जीरो चाहिए, सोर्स से ही आपको फेज डिफरेंस जीरो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कोहेरेंट चाहिए आपको, कोहेरेंट सोर्सेस दोनों। तो आप क्या करोगे, एक सोर्स से दो सोर्सेस बना दो। क्या करोगे, एक सोर्स लो और उससे दो सोर्स बना दो। तो उन्होंने करा क्या, ये सोर्स लिया जो आपका मेजर सोर्स था, यहां से वेव फ्रंट्स निकलना स्टार्ट हुए, तो ऐसे निकले ये ऐसे। तो क्या होगा यहां पर, ये इधर जब इधर जाएंगे ना, तब यहां से कट के निकलेंगे फिर ऐसे ऐसे। तो देखो ये ऐसे निकला, ये ऐसे निकला, ये ऐसे निकला, ये ऐसे निकला। तो ये दिख रहा है, ये आपके जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये क्या कर रहे हैं आपस में, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपस में, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। सुपर इम्पोज हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो इसी चीज़ को हमको निकालना है कि क्या चीज़ होने वाली है। तो आपको समझ में आया कि मैंने शुरू में सोर्स क्यों नहीं लिया। अपन ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पर एक सोर्स लगा दो, प्राइमरी सोर्स, और यहाँ पर भी एक सोर्स लगा दो, पर उसमें दिक्कत है, क्या पता वेवलेंथ जो आपकी फ्रीक्वेंसी वो सेम हुई नहीं हुई, या फेज डिफरेंस आगे पीछे हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो है आपका एक सोर्स लेने से क्या हुआ कि आपके दोनों सोर्स कोहेरेंट बन गए ऑटोमेटिकली। क्या बात समझ में? अब क्या होगा, यहाँ से इंटरफेस होगा, इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो इंटरफेरेंस कैसे होगा वो आपको मैंने बता दिया। देखो जब इंटरफेरेंस होगा ना, तो मैं आपको एक तो सीरीज बता देता हूँ सबसे पहले कि कैसे जो रिजल्ट्स हैं वो आपके आ रहे होंगे। तो जो सबसे बीच में जो इस स्लिट्स, ये दोनों स्लिट्स हैं, यहाँ पर आपने ओपनिंग कर रखी है ना, ये दोनों स्लिट्स है, S1 स्लिट और S2 स्लिट। मतलब या तो उसको स्लिट 1 बोल दो, स्लिट 2 बोल दो, या सोर्स 1 सोर्स 2 बोल सकते हो आप बेसिकली, क्योंकि हमको काम इससे ही है। इसका काम तो क्या था, कोहेरेंट सोर्सेस बनाना। अब इन दोनों से काम है, सिर्फ दोनों कोहेरेंट सोर्सेस है, इन दोनों को क्या करा रहा हूँ मैं, इंटरफेरेंस करवा रहा हूँ। अब क्या होगा इसको समझ लो, ये जब बिल्कुल बीच में डिस्टेंस लिया ना आपने, इसको हम बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस होता है दो स्लिट्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं स्मॉल डी। और ये जो डिस्टेंस होता है आपका, आपकी ये जो आपकी स्लिट वाली जो वॉल थी और आपकी जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन पे मैं नोट कर रहा हूँ सारे इंटरफेरेंस। किस पे नोट कर रहा हूँ, स्क्रीन पर। तो स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल डी से। ये छोटा डी, ये कैपिटल डी। क्या बात समझ में आई? ये टर्मिनोलॉजी है, सारे एग्जाम्पल से आपकी जो फॉर्मुलेस निकलेंगे वो इन्हीं के टर्म्स में निकलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए डी कौन सा है, छोटा डी, और बड़ा डी कौन सा है, ठीक है। अब देखो जो रिजल्ट्स मैं आपको बताता हूँ उसको आप ध्यान में रखना। कैसे, जो बीच में बनेगा ना, सबसे बीच में, मतलब D/2 से S1 पे बिल्कुल जो बीच में बनेगा, ये बनेगा ब्राइट। ब्राइट का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। क्या हुआ होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। तो देखो ब्राइट पे क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा। इसको बोलता हूँ मैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद एक ऊपर जाओगे आप तो बनेगा डार्क, फर्स्ट मिनिमा। पहला मिनिमा बना, ऐसे ही नीचे भी क्या बनेगा, फर्स्ट मिनिमा बनेगा। तो कितने मिनिमा बने, 2 फर्स्ट मिनिमा बने। क्या बात समझ में आई? पहले सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल सेंटर में, इसके बाद फर्स्ट मिनिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मैं सेंट्रल मैक्सिमा बोल रहा हूँ और इसको मैं फर्स्ट मैक्सिमा बोल रहा हूँ। क्या बात समझ में आ गई? इसको मैंने फर्स्ट मैक्सिमा नहीं बोला है, किसको, ब्राइट वाले को, इसको आपको सेंट्रल मैक्सिमा को, उसका अलग नाम दे दिया मैंने, क्या, सेंट्रल मैक्सिमा। और ये क्या है, फर्स्ट मैक्सिमा। एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट तो ये होना चाहिए जो बीच में बन रहा है, सबसे पहले तो वही दिखा अपने को, और उसको क्या नाम दे दिया उसको मैंने, सेंट्रल मैक्सिमा। तो आगे जो फॉर्मूले आएंगे ना आपके, उसमें हम फर्स्ट मैक्सिमा बोलेंगे, तो उसका मतलब क्या है, ये वाले की बात कर रहा है वो, इसकी बात नहीं कर रहा। सेंट्रल की पूछेगा तो अपने आप बता देगा कि सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में निकाल दो। क्या बात समझ में आई? तो ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मिनिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, ऐसे करके ऊपर की तरफ चलते जाएंगे और नीचे की तरफ भी चलते जाएंगे। क्या बात समझ में आई? तो ये आपका YDSE का एक्सपेरिमेंट है। अब आगे देखते हैं इसके अंदर हो क्या रहा है। देखो क्या बोला था मैंने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट, तो ब्राइट बनेगा, A प्लस A हो जाएगा, तो 3 + 3 मान लो 6 हो गया। तो एक से लाइट मतलब मान लो कुछ वॉट की निकल रही है, दूसरे से कुछ वॉट की निकल रही है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, तो मैक्सिमा आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमा हो रहा है, ब्राइट को क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमा बोल रहा हूँ। और ऐसे डिस्ट्रक्टिव जो होगा वो क्रेस्ट प्लस ट्रफ, तो वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। अगर मेरी दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, A - A, तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पर लेने का फ़ायदा क्या है इसको,
मेरे को स्क्रीन पर देखना है, कहाँ पर देखना है, स्क्रीन पर। इस स्क्रीन पर नोटिस कर रहा हूँ मैं जो मेरी फ्रिंजेस बन रही है, फ्रिंजेस बताऊंगा आपको क्या होता है। तो स्पॉट्स बन रहे हैं ऐसे, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। अब अगर मैंने एम्पलीट्यूड दोनों का सेम लिया है, उससे मुझे फायदा क्या है कि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना, तब इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। सोच के देखो, तो मुझे एक्चुअली पता चल जाएगा बिल्कुल एक्यूरेटली कि कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या आपको बात समझ में, कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर आप एम्पलीट्यूड दोनों के सेम नहीं लेते, मान लो आपने एक का ले लिया 3 और एक का ले लिया 6, तो ये डिस्ट्रक्टिव होता तो नेट एम्पलीट्यूड कितना आता, 3 आता, 6 - 3। तो वहां पर भी रोशनी तो होती पर डार्कनेस नहीं होती। तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी कि इसमें समझने में कि मिनिमा कहाँ पर है, मैक्सिमा कहाँ पर है, क्योंकि मैक्सिमा चमक रहा होगा 9 से और मिनिमा चमक रहा होगा 3 से। क्या बात समझ में आई? पर अगर दोनों के आपने एम्पलीट्यूड सेम ले लिए तो उससे क्या होगा, a - a 0 हो जाएगा। तो अगर कहीं पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, डार्क, मतलब वहां पर क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्या आपको बात समझ में आई? तो ऐसे डार्क ब्राइट बन रहे होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनोलॉजी हम कैसे यूज कर रहे हैं। सेंट्रल मैक्सिमा किसको बोल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड मैक्सिमा मिनिमा किसको बोल रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो, जब मैंने आपको बताया कि जो a होता है उसको हम वेक्टरली ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं, वेक्टरली। तो a का फॉर्मूला कैसे करेगा, जैसे p और q का अगर आपको वेक्टर सम करना होगा तो कैसे करोगे आप, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, है ना। तो यहाँ पर फाई है, cos फाई। क्या होगा, a एम्पलीट्यूड, ये नेट एम्पलीट्यूड है, मतलब जो आपका इंटरफेरेंस होके जो एम्पलीट्यूड आया वो a1 का स्क्वायर, फर्स्ट का जो एम्पलीट्यूड है वेव का, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। क्या बात समझ में आई, cos फाई। ये फाई क्या है यहाँ पर, फेज डिफरेंस। क्या है यहाँ पर, फेज डिफरेंस। या तो कांस्टेंट लेना है या फिर क्या लेना था अपने को, 0 लेना था। तो यहाँ पर अभी क्या है, फाई है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, सिंपल सी बात है ना, ये समझ में आ गया अपने को। अगर यहाँ पर फाई आप क्या कर देते हो, 0 कर देते हो, मतलब फेज डिफरेंस क्या है आपका, बिल्कुल 0। तो cos फाई कितना हो जाता है, cos 0 1 हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी a1 प्लस a2 प्लस 2a1 a2। तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a1 a प्लस a2 का होल स्क्वायर और ऊपर है अंडर रूट। तो क्या कट जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो a1 प्लस a2 आ जाएगा आपके पास, क्या a आ जाएगा। जैसे हम कर रहे थे अभी 3 प्लस 6 6 प्लस 3 ऐसे करके कर रहे थे ना। तो वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर मैंने फेज डिफरेंस 0 मान के चल रहा था, फेज डिफरेंस है ही नहीं। बात समझ में? अगर फेज डिफरेंस है तो क्या करेंगे, तो वेक्टरली ऐड करेंगे। देखो, तो क्या कर दिया मैंने, अब ये आपकी इक्वेशन आ गई, ये आपको याद होनी चाहिए, है ना। वेक्टरली, वेक्टर इक्वेशन है, तो दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया आपने, a स्क्वायर इक्वल्स टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। अब देखो क्या होगा, मुझे पता है a स्क्वायर क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ लिख दिया मैंने, नेट आई इज इक्वल्स टू i1 प्लस i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2 cos फाई। ये कैसे आया, a1 a2 क्या लिखोगे आप, a1 को आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ i1, ऐसे तो लिखोगे, और a2 क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ i2, क्योंकि आपका जो a होता है, तो आपका a स्क्वायर होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, i के प्रोपोर्शनल होता है। तो a किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ i। क्या बात समझ में आ गई? तो ऐसे आप लिख लोगे इसको। अब देखो, अगर सोर्स हमारा सेम है, सोर्स सेम है, अगर सोर्स सेम होने से क्या हुआ कि आपकी जो एम्पलीट्यूड होंगे, क्योंकि लाइट तो एक ही है, फिर तो उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, एक ही होगा। तो i1 i2 क्या हो जाएंगे, क्योंकि a1 और a2 इक्वल है, तो i1 i2 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसको मैं बोल देता हूँ आई नॉट, मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, आई नॉट। तो मैं बोल सकता हूँ आई इक्वल्स टू आ जाएगा बस आपके पास आई नॉट प्लस आई नॉट, 2i0 प्लस आई नॉट इंटू आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर अंडर रूट, तो आई नॉट बच गया सिर्फ, तो 2 इंटू आई नॉट इंटू कॉस फाई। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ये 2i0, ये क्या लिख दिया यहाँ पर मैंने, ये नहीं है यहाँ पर कुछ भी, है ना, क्या यहाँ पर प्लस, फिर से लिखता हूँ उसको, बात समझ में आई, 2i0 1 प्लस कॉस फाई। ये कब है, जब दोनों के एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो, मुझे क्या देखना है, फाई देखना है। फेज डिफरेंस के बारे में मुझे पता लगाना है कि फेज डिफरेंस क्या है भाई। देखो, फेज डिफरेंस जो होता है आपका, वो क्या होता है, 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। ये आपने वेव्स के चैप्टर्स जो थे आपके, वेव्स जो 11th के अंदर थे उसमें से पढ़ा था। क्या होता है, 2π/λ इंटू पाथ का डिफरेंस, ये होता है आपका फेज डिफरेंस, है ना, फाई। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मुझे चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ कि आई मेरा मैक्सिमम है। क्या है मेरा आई, मैक्सिमम है। तो आई मैक्सिमम है अगर मेरा, तो 2i0 cos फाई को क्या कर दूंगा मैं, 1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस के लिए बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सबसे ब्राइट पॉइंट होगा ना, उस पर फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो फाई क्या होगा आपका, 1 होगा। क्या बात समझ में आई, फाई क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि cos 0 क्या हो जाता है,
आपका जो फाई है वो 0 हो गया, कॉस फाई क्या हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि कॉस फाई कब का 1 होता है। भाई अपने को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, मेरे को ये निकालना है कि आई को मुझे मैक्सिमम करना है। तो आई को मैक्सिमम करने के लिए मुझे कॉस फाई को मैक्सिमम करना है बेसिकली। कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 कब होती है, 0 पे तो होती है, पर और भी वैल्यूज पे भी तो होती है। तो मैं बोल सकता हूँ कॉस फाई को मेरे को 1 करना है बेसिकली। तो 1 की वैल्यू जो जहाँ जहाँ होती है वो वाले फाई लिख लेता हूँ मैं। तो फाई की वैल्यू कहाँ क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 पाई हो सकती है, 4 पाई हो सकती है, 6 पाई, 8 पाई, ऐसे करके निकल सकता है। क्या बात समझ में आई? तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा बेसिकली ये, है ना। या n पाई मत बोलो इसको, नहीं तो आप बाद के वाले n से कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इतना सोचो कि फॉर दिस पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। कैसे हुआ ये, क्योंकि मुझे पता है 2 पाई बाई लैम्डा था ये, है ना, 2 पाई बाई लैम्डा था। तो मैं बोल सकता हूँ अगर मुझे 0 चाहिए तो मुझे 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो ठीक है, काउंट हो ही नहीं रहा है। इसके बाद मुझे 2 पाई चाहिए, तो मुझे क्या, मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 पाई आ जाएगा। फिर मुझे क्या चाहिए, 4 पाई चाहिए, है ना, ये फाई है ना टोटल। 2 पाई चाहिए था तो मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा आ गया यहाँ पर। इसके बाद मुझे 4 पाई चाहिए, ये 4 पाई चाहिए फेस डिफरेंस। तो 4 पाई जब चाहिए मेरे को तो कैसे आएगा वो, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2 लैम्डा से पार्ट डिफरेंस क्या हो जाए मेरा, 2 लैम्डा हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 4 पाई हो जाएगा। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, 2 लैम्डा लिया। तो ऐसे करके कर दूंगा मैं, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसे करके चलता जाएगा ये। या मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो फेज पार्ट डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, एन लैम्डा आना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका जो पाथ डिफरेंस आता है वो कितना आता है, एन लैम्डा आता है। क्या आपको बात समझ में आई? कैसे हमने निकाला है इसको, कॉस फाई को बेसिकली मुझे मैक्सिमम करना है ताकि इंटेंसिटी मेरी क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके। फाई की वैल्यू मैंने निकाल ली, भाई वो 0 हो सकता है या फिर 2 पाई या फिर 4 पाई, इन सारी वैल्यूज पे क्या होगा फाई, आपका कॉस फाई 1 होगा, ठीक है। और इसके लिए ये जब ये 0 हो, ये 2 पाई हो, ये 4 पाई हो, तो उसकी वजह से मैंने पार्ट डिफरेंस निकाल दिया। पार्ट डिफरेंस आपका ये आ गया। तो आपको याद होना चाहिए कि एन लैम्डा आपका पार्ट डिफरेंस आता है किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिवली देख लो, वही इक्वेशन 1 प्लस कॉस फाई। मुझे कॉस फाई को क्या करना है, अगर मुझे आई को मिनिमम करना है, क्या करना है, मिनिमम करना है, तो मुझे इस वैल्यू को, भाई आई नॉट तो कांस्टेंट है वैसे भी, 1 भी कांस्टेंट है, कॉस फाई को क्या कर दूं मैं, सबसे कम कर दूं उसको। क्या कर दूं, सबसे कम। कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। क्या होती है, -1। तो मैं बोल सकता हूँ -1 होगी। -1 कब होगी, जब आपका जो फाई है, जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा, या तो पाई होगा या फिर 3 पाई होगा या फिर 5 पाई होगा। क्या बात समझ में आई? और अगर ये आपको एंगल चाहिए पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पाई बाई लैम्डा को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू पार्ट डिफरेंस। ये कितना आना चाहिए मेरे पास, पाई आना चाहिए या फिर 3 पाई आना चाहिए या फिर 5 पाई आना चाहिए, क्योंकि ये तो फाई होता है। तो पाई लाने के लिए मैं क्या करूंगा, आपके लैम्डा बाई 2 से डिवाइड कर दूंगा। किसी डिवाइड कर दूंगा, लैम्डा बाई 2 से। तो देखो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 पाई आ जाएगा आपके पास। तो पहली क्या आ गया मेरे पास, पहला क्या आ गया, लैम्डा बाई 2 आ गया। उसके बाद मुझे 3 पाई चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 2 पाई बाई लैम्डा है, उसको क्या करूंगा मैं, 3 बाई 2 लैम्डा से डिवाइड कर दूंगा, से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 पाई मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मेरे को जो मैंने क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, 3 लैम्डा बाई 2। तो मेरा जो पार्ट डिफरेंस है वो कैसे आ रहा है, लैम्डा बाई 2, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2, ऐसे करके 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2, 11 लैम्डा बाई 2, 13 लैम्डा बाई 2, ऐसा करके चलता जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ इसकी जनरल इक्वेशन लिखूँ तो क्या आएगी, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पर n1 डालो, कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। 2 डालो, 2 2 4 -1, 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं ये फर्स्ट मिनिमा के लिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए, क्योंकि वो ऊपर बनता है फर्स्ट मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। यहाँ पर जो आप करते थे n इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखोगे ना आप, जो आपका n आया यहाँ पर n लैम्डा क्या है यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके, तो फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा सॉरी, है ना। सेंट्रल तो आपको पता ही है, बिल्कुल 0 में बन रहा होगा, उसके लिए मैंने फॉर्मुला नहीं लिखा है, सेंट्रल तो मुझे पता ही है। फर्स्ट मैक्सिमा किसको बोल रहा हूँ मैं, n इक्वल्स टू 1, मतलब फर्स्ट मैक्सिमा इसके लिए। क्या बात समझ में आई, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n इक्वल्स टू 0 यूज नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पर, है ना। 0 तो मुझे ऑलरेडी पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा तो बन ही रहा है। फर्स्ट मैक्सिमा किसको बोलते थे, इसको बोलते थे, ये रहा फर्स्ट मैक्सिमा आपका, ठीक है। इसके लिए n क्या है, 1। आपको बात समझ में आ गई? तो ऐसे आपके लिए दोनों की इक्वेशंस आ गई। क्या बात समझ में आ गई आपको? तो उसके लिए क्या हो गई, n लैम्डा, और इसके लिए क्या हुई डिस्ट्रक्टिवली 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, ठीक है। अब देखो, अगर आपकी जो दोनों आई हैं वो कांस्टेंट, वो एक मतलब इक्वल नहीं है, मान लो अगर a1 आपका और a2 है, जो वो दोनों इक्वल नहीं है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है दोनों वेव्स का,
तो I1 I2 भी अलग अलग होंगे। इस केस में क्या होगा, वापस वही, अगर मैक्सिमम मुझे निकालना है तो मैं क्या रखूंगा इसकी जगह, मुझे मैक्सिमम करना है इसको, आई को मुझे क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो क्या रखूंगा मैं, 1 रख दूंगा, क्योंकि कॉसा की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है। और ऐसे ही अगर मुझे मिनिमा करना होगा तो क्या करूंगा, इसको -1 रख दूंगा। तो आपके पास जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मैक्सिमम के लिए I1 + I2 + 2 √(I1 + I1 × I2)। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि cos फाई तो क्या हो गया आपका +1 हो गया मैक्सिमा के लिए, और इसके लिए -1 हो जाएगा। तो आपकी ये इक्वेशंस आ जाएगी। तो ये सिंपल है, तो मैथमेटिक्स से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब मुझे क्या निकालना है कि पोजीशन निकाल लेता हूँ। मुझे ये तो पता चल गया कि किसके बाद क्या आ रहा है, बीच में सेंट्रल मैक्सिमा, फिर फर्स्ट मिनिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मिनिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, ऐसे करके ऊपर तरफ जा रहे हैं, नीचे भी बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे। अब ये तो मुझे पता चल गया ऑर्डर क्या है, पर मुझे ये कैसे पता पड़ेगा कि कितने डिस्टेंस पे बन रहा है। तो मैं क्या नापना चाहता हूँ, ये जो बीच वाला डिस्टेंस है ना, S1 S2 के बीच में से जो लाइन कट रही है O जो है, यहाँ से कितना ऊपर मेरा फर्स्ट मिनिमा आ रहा है और फर्स्ट मैक्सिमा आ रहा है, ऐसे सेकंड मिनिमा सेकंड मैक्सिमा, ये कितनी कितनी दूरी पर है, कहाँ से, इस पोजीशन से, O से, कहाँ से, O से। क्या बात समझ में आई, कहाँ से, ये O से है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मुझे क्या निकालना है, बेसिकली पार्ट डिफरेंस निकालना है, क्योंकि पार्ट डिफरेंस से पता चलेगा कि इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव हो रहा है ना। तो जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस क्या होता है, 2π/λ × पार्ट डिफरेंस। तो बेसिकली सब कुछ मेरा टिका किस पे, पाथ डिफरेंस पे टिका हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ कि पार्ट डिफरेंस में कैसे निकालूंगा, पार्ट डिफरेंस मतलब होता है लेंथ का डिफरेंस। तो मैं कह सकता हूँ कि S1P जो है, ये S1P है, और आपका जो S2P है, S1P आपको दिख रहा है कम चला है, S2P आपको पता चल रहा है ज़्यादा चला है। तो अगर मैं S2P - S1P कर दूं तो क्या वही मेरा पार्ट डिफरेंस है, वही तो पार्ट डिफरेंस है मेरा। S1P कितना चला और S2P कितना चला, दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वो मेरा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। क्या बात समझ में आई। तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, S2P - S1P। क्या बात समझ में आई। अच्छा अब देखो, अगर मैं ट्राइंगल कौन सा देखूँ, MO, ये P लिखा है मैंने, देखो अगर मैं ट्राइंगल देखता हूँ आपका कौन सा वाला, MOP, मतलब ये वाला ट्राइंगल देखता हूँ मैं, अगर समझ में आया आपको, ये वाला ट्राइंगल देखता हूँ। तो देखो अगर ये वाला एंगल थीटा बोल रहा हूँ मैं, कौन सा वाला, ये वाला एंगल, या आप ऐसे समझो कि ये जो एंगल है ना D, जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ से, और जिस पे आप निकाल रहे हो, इस पे मैं निकालना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैक्सिमा अगर बन रहा है तो वो क्या होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर मैं P पॉइंट को मिनिमा निकालना चाहता हूँ, जैसे फर्स्ट मिनिमा निकाल रहा हूँ, मैंने मान लिया कि P पॉइंट पे क्या आ रहा है, फर्स्ट मिनिमा आ रहा है, तो मुझे X निकालना है, कितनी दूरी पर वो बन रहा है फर्स्ट मिनिमा, है ना। तो अगर ये मिनिमा है ना, तो यहाँ पर कुछ पार्ट डिफरेंस होगा जब भी आ रहा है वो। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट P और ये बीच का जो सेंटर है, इसको मैंने जोड़ दिया तो एंगल थीटा निकल कर आया। तो अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, सिंपल मैथमेटिक्स थीटा हो गया। अब देखो ट्राइंगल कौन सा देख रहे थे अपन, MPO या MOP, उसमें क्या लिखा मैंने, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, x/d होगी। देखो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x/d कैपिटल D, x/D। ऐसे ही S1 S2 और N वाले जो ट्राइंगल है, S1 कौन सा है, S1 आपका, S2 और N, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, इसके अंदर क्या है, ये थीटा है, ये थीटा है। इसका क्या लोगे आप, इसका भी साइन थीटा लोगे, इसका क्या ले रहे हैं, साइन थीटा, ताकि मेरे पास इस D और S2 N के टर्म्स में आए। तो जो साइन थीटा हुआ वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि स्मॉल d है। परपेंडिकुलर कितना है, S2N, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, स्मॉल d, तो इक्वल्स टू P। ये क्या आ गया, मैं मान लेता हूँ कि जो आपका पार्ट डिफरेंस वो क्या है, ये P है, स्मॉल p मान लेते हैं उसको, क्या है ये, P है, स्मॉल p, पार्ट डिफरेंस। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, पार्ट डिफरेंस को क्या मान लिया मैंने, P मान लिया अभी के लिए, तो P लिख दिया। अब क्योंकि मुझे पता है थीटा जो एंगल होता है ना, ये अब देखने में बड़े लग रहे हैं पर बहुत छोटे छोटे एंगल होते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। साइन थीटा को लिख दूंगा, सीधा थीटा लिख दूंगा फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो क्या हो गया, ये दोनों टर्म्स क्या हो गई आपकी, इक्वल हो गई, तो मतलब x/d इज इक्वल्स टू P/d हो गया। तो आपका जो पार्ट डिफरेंस आया वही निकल कर आया, कितना, x इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। क्या आपको बात समझ में आई, x इंटू डी अपॉन कैपिटल D। तो बेसिकली आपका जो जनरल एक पाथ डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, x इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D आ रहा है। अब वो जो पॉइंट है P, जो आपने पॉइंट लिया था, कौन सा वाला पॉइंट P लिया था, अब वो x पे डिपेंड कर रहा है। आप x को चेंज करोगे, x कहाँ से है, इस O पॉइंट से है ऊपर की तरफ, तो आप क्या कर सकते हो, x को चेंज करते रहोगे तो आपका पार्ट डिफरेंस भी क्या होता रहेगा, चेंज होता जाएगा। तो मान लो मुझे फर्स्ट मिनिमा निकालना है तो उसके लिए x1 आ गया, अब अगर मुझे सेकंड मिनिमा निकालना है तो उसके लिए x2 आएगा, तो दोनों के लिए पार्ट डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। आपको बात समझ में आई। तो मेरा जो पाथ डिफरेंस है वो आ गया किसकी टर्म्स में, x की टर्म में आ गया।
अब देखो, अगर मुझे निकालना है पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके लिए फाई कितना होता था, फेज डिफरेंस, वो कितना होता था, वो कितना होता है आपका, फाई जो आना चाहिए वो आपका आना चाहिए कितना, 0, 2 पाई, 4 पाई, ये आना चाहिए। और पार्ट डिफरेंस कितना निकाला था अपन ने उसके लिए, ब्राइट के लिए, देखो पार्ट डिफरेंस कितना निकाला था, एन लेमडा, कितना निकाला था, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लेमडा होना चाहिए। तो पार्ट डिफरेंस तो यहाँ से भी निकल कर आया मेरे पास, कितना, एक्स टी अपॉन एक्स इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। और पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिवली कितना होगा, एन इंटू लेमडा होगा, यही निकाला था अपन ने, दोनों को इक्वेट कर दो, आपके पास एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एन लेमडा इंटू डी अपॉन डी। क्या आपको बात समझ में आई? अब देखो, अब मुझे क्या करना है, एन की वैल्यू मैंने 1 रखी तो क्या आएगा मेरे पास, फर्स्ट मैक्सिमा आएगा, लैम्डा बाई डी, लैम्डा डी अपॉन डी, ये क्या आ गया पास, फर्स्ट मैक्सिमा आ गया। सेंट्रल मैक्सिमा तो बन ही रहा है, वो तो बिल्कुल यहाँ बन रहा है ना 0 पे, वो तो यहाँ बन ही रहा है। मैं तो किसकी बात कर रहा हूँ, अगर ये पॉइंट आपका क्या है, ये आपका पॉइंट मैक्सिमा है, क्या है ये, मैक्सिमा, क्या पॉइंट है ये, मैक्सिमा है, फर्स्ट मैक्सिमा है। अगर तो क्या लिख दूंगा मैं, एन की वैल्यू 1 रख दूंगा, ऐसे 2 रखूंगा तो 2 लैम्डा डी अपॉन डी, वो क्या आ जाएगी आपकी, जो सेकंड मैक्सिमा आपका बन रहा होगा उसकी ले जाएंगे। तो आपका जो फर्स्ट, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ यहाँ पर, है ना, ये स्क्रीन पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी पे आपका क्या आएगा, फर्स्ट मैक्सिमा आएगा। उसके बाद लैम्डा 2 लैम्डा डी अपॉन डी, ये क्या आएगा आपका सेकंड मैक्सिमा आएगा, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये आपका सेकंड मैक्सिमा। लेंथ कहाँ से गिन रहे हैं, हमेशा ध्यान रखें, लेंथ अपन गिन रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल सेंटर से। तो लैम्डा डी बाई डी पे फर्स्ट, सेकंड मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाई डी। आपको बात समझ में आई? तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। तो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी आपको बोले, तो आपको बोलेगा 100 से निकाल, तो 100 डाल देना, तो आपकी उसकी लेंथ आ जाएगी, कितना डिस्टेंस पे वो बन रहा है। क्या आपको बात समझ में आ गई? ऐसे डिस्ट्रक्टिवली आप करोगे डार्क फ्रिंज के लिए, फ्रिंज क्या होती है आपको बताऊंगा, फ्रिंज की लेंथ भी होती है, फ्रिंज मतलब ऐसे लाइंस बन रही होगी ना, बेसिकली वहाँ पर स्क्रीन पर लाइंस दिख रही होगी, उसको बोलते हैं फ्रिंज, ठीक है। पार्ट डिफरेंस तो अपना वही आया था, एक्स टी अपॉन डी, ये आया था पार्ट डिफरेंस। तो जनरल फॉर्मूला निकाला था अपन ने, जनरल चीज से निकाला। यहाँ पे तो यहाँ थोड़ी देख रहे थे अपन की कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव है, तो पार्ट डिफरेंस ये था। अब देखो, अगर डार्क फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस, जनरल फॉर्मूला क्या है, एक्स टी अपॉन डी है। डार्क फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, यही तो निकालते थे अपन। जब अपन ने ये निकाला तो कितना आया था, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, यही तो आया था। दोनों को इक्वेट कर दो, इसके लिए डार्क फ्रिंज के लिए। तो यहाँ से आप जब आंसर निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा x इक्वल्स टू 2n-1 इंटू लैम्डा डी अपॉन 2d। आपको समझ में आई? अगर आपको क्या निकालना है, फर्स्ट मिनिमा निकालना है, फर्स्ट मिनिमा, तो क्या रखोगे, n को 1 रख दोगे, तो लैम्डा डी बाई 2d। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर पॉइंट वो आपका o है, तो कितने डिस्टेंस पे आ रही है आपकी, लैम्डा डी बाई 2d पे आपका क्या आ रहा है, फर्स्ट मिनिमा आ रहा है। क्या आ रहा है, फर्स्ट मिनिमा। उसके बाद सेकंड मिनिमा कहाँ आएगा, 2 डाल दो यहाँ पर, n को क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, 2 2 जा 4, 4 - 1 3, तो 3 लैम्डा डी बाई 2d, मतलब यहाँ पर 3 लैम्डा डी बाई 2d, यहाँ पर क्या आएगा आपका, सेकंड मिनिमा आएगा। आपको बात समझ में आई? सेकंड मिनिमा आएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ब्लैक है बिल्कुल स्क्रीन, लाइट है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल मिनिमा और मैक्सिमा। क्या आपको बात समझ में आ गई? ऐसे तो ऐसे कितने भी आप निकाल सकते हो, कितने भी निकालने हो, 9 निकालने हो, 10 निकालने हो, जो भी आपके नंबर पूछे वो सीधा फॉर्मूला पुट करा, एन की वैल्यू और निकाल दिया, ठीक है। अभी देख लेते हैं फ्रिंज विड्थ क्या होती है। फ्रिंज विड्थ का मतलब आपको एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर तो आपका क्या बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका मिनिमा बन रहा है। तो देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पर ही लाइट जल रही है और यहाँ पर लाइट नहीं है, बीच में भी तो कुछ है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर सबसे ब्राइट लाइट है, कहाँ पर, सबसे ब्राइट लाइट यहाँ पर है। उसके बाद तो मान लो तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ उसको, ये ऐसे बना दिया मैंने सबसे ब्राइट लाइट को, फिर क्या थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर क्या और कम हो जाएगी, फिर क्या और कम हो जाएगी, फिर क्या और कम हो जाएगी, फिर ऐसे करते करते बिल्कुल 0 हो जाएगी यहाँ पर। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे हो गई है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल जहाँ मैक्सिमा है वहाँ तो मोस्ट होगी मैक्सिमम, उसके बाद कम होती 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 0 हो जाएगी, तो आपका फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा। तो ये जो लेंथ निकल रही है ना आपकी, जहाँ पर लाइट है उसको हम बोलते हैं आपका क्या, फ्रिंज विड्थ। तो मैं बोल सकता हूँ नीचे भी तो मिनिमा बनेगा, नीचे भी तो फर्स्ट मिनिमा बनेगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, ऐसे करते करते 0 हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पे भी लाइट है, तो लाइट कहाँ से कहाँ तक आ रही है, देखो लाइट इस पोर्शन में है, किस किस पोर्शन में, इस पोर्शन में है लाइट पूरी,
तो ये जो है ना आपकी, इसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। इसको मैं बी नॉट बोलता हूँ क्योंकि मैं सेंट्रल मैक्सिमा के लिए निकाल रहा हूँ। किसके लिए? सेंट्रल मैक्सिमा की जो फ्रिंज विड्थ है वो कितनी आ रही है? बी नॉट। इसको बी नॉट नाम दे दिया मैंने। तो मुझे पता है कि जो मेरा फर्स्ट मिनिमा आता है वो कितने पे आता है? लैम्डा डी बाई 2d पे आता है। और नीचे भी कितना आता है? लैम्डा डी बाई 2d। तो यही तो है आपका क्या, ये दोनों क्या है? यही तो आपकी फ्रिंज विड्थ है। तो मैं बोल सकता हूँ जो बी नॉट आएगा वो कितना आएगा? इन दोनों का समेशन। तो लैम्डा डी बाय आपका 2 तो कट जाएगा, 2 हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, तो लैम्डा डी बाय डी। तो आपका ये फ्रिंज विड्थ आ गया। किसका? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, मतलब ये वाली लेंथ। कौन सी वाली? ये वाली। क्या बात समझ में आई? अब मैं फर्स्ट मैक्सिमा निकाल लेता हूँ फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। अगर इसी केस के अंदर मैं बोलता हूँ कि लाइट और कहाँ कहाँ का है, तो मैं बोल सकता हूँ कि लाइट इधर भी तो है। जैसे ही फर्स्ट मैक्सिमा है तो बोल देता हूँ यहाँ पे बहुत लाइट है इधर, उसके बाद फिर यहाँ कम हो गई, फिर यहाँ कम हो गई, फिर यहाँ कम हो गई, ऐसे कैसे करते करते यहाँ पर 0 हो गई। तो यहाँ पर भी क्या है? आपकी लाइट है। और ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो वापिस ही क्या आएगा? ये बीटा है। ये बीटा नॉट था सेंट्रल के लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए मैंने नाम दे दिया बीटा नॉट। ये क्या है? ये भी बीटा है। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए निकाल रहा हूँ मान लो। तो फर्स्ट मैक्सिमा जो है ये है पूरी यहाँ तक है। फर्स्ट मैक्सिमा तो पॉइंट है एक, उसके आसपास भी तो लाइट है, यहाँ पर भी रोशनी है पर इतनी ज़्यादा नहीं है। सबसे बीच में कहाँ है? सबसे ज़्यादा बीच में है। क्या बात समझ में आई? तो ये बीटा है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालूंगा मैं? तो देख लो, ये डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस, यही तो होगा। फर्स्ट मिनिमा कितने पे बन रहा है और सेकंड मिनिमा कितने पे बन रहा है? इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में ही तो लाइट होगी। इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या होगी? लाइट होगी। तो मुझे पता है कि जो फर्स्ट मिनिमा बनता है वो कहाँ बनता है? फर्स्ट मिनिमा बनता है पर लैम्डा डी बाई 2d। कहाँ बनता है? लैम्डा डी बाई 2d। तो लैम्डा डी बाई 2d पे बनता है। और सेकंड का बनता है 3 लैम्डा डी बाई 2d। 3 लैम्डा डी बाई 2d। ये सब कहाँ से है? सेंटर से है बिल्कुल। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? देख लो, 3/2 माइनस हाफ कितना हो गया? 2/2 मतलब 1 हो गया। तो ये भी आपकी कितनी आई? ये भी आएगी आपकी आई लैम्डा डी बाई डी। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब आपका यंग्स डबल स्लिट होता है ना, जब आपका एक्सपेरिमेंट होता है इंटरफेरेंस वाला, जब इसके अंदर बी इज इक्वल्स टू बी नॉट है और वो किसके बराबर है? लैम्डा डी बाई डी के बराबर है। तो ये आपकी फ्रिंज विड्थ आ गई। क्या आ गई? फ्रिंज विड्थ आ गई। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्यों अलग अलग करा? मुझे पता है जबकि वो एक ही आने वाला है। जब मैं क्यों अलग अलग कर रहा हूँ इसको? क्योंकि डिफ्रैक्शन जब हम देखेंगे ना, उसके अंदर बी और बी नॉट की वैल्यू अलग अलग आएगी। क्या बात समझ में आ गई? इसलिए मैंने यहाँ पर भी अलग अलग करके आपको बता दिया कि सेंट्रल मैक्सिमा की भी इतनी निकली और जो अपन ने फर्स्ट मैक्सिमा निकाली उसकी भी फ्रिंज विड्थ इतनी ही निकली। क्या आपको समझ में आई कि हम कैसे कर रहे हैं चीज़ें? ठीक है, तो ये बड़ा अच्छी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर जनरल मैक्सिमा मुझे निकालना है, ये तो मैंने क्या करा, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए निकाल दिया। अगर जनरल मैक्सिमा मुझे निकालना है, उसकी फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो कैसे करूँगा? nth मैक्सिमा, nth मिनिमा ले लेता हूँ मैं, nth मिनिमा और उससे ऊपर वाला मिनिमा। बात समझ में आई? क्योंकि अपन सेकंड मिनिमा अपने फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में निकालते हैं तो आपकी आती है। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं? nth ले रहा हूँ और n+1 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा? xn d अपॉन डी। ये आपका क्या होता था? पाथ डिफरेंस होता था, इज टू 2n - 1 लैम्डा अपॉन 2। तो यहाँ पर भी xn+1 d अपॉन डी इज टू 2n+1। क्या आ जाएगा इधर? साइड्स खुल गई। 2 × n+1 -1 अपॉन 2 × लैम्डा। क्या बात समझ में आ गई? तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशंस निकल कर आ जाएगी। तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो n+1 मिनिमा और nth मिनिमा के बीच का जो आपकी फ्रिंज विड्थ होगी वो कितनी होगी? लैम्डा डी बाई डी होगी। तो यहाँ से भी ये चीज़ें प्रूफ हो रही है कि b इज टू बी नॉट है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है जनरल के लिए, मतलब जनरल आपने केस सॉल्व करके निकाला। यहाँ पर तो मैंने मान लिया था कि सेकंड मिनिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच में निकाल लेता हूँ मैं, तो भी आ जाएगा उससे भी। क्या बात समझ में आ गई? तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक जो इसका आज का है, वो है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या हो रहा है? बेसिकली डिफ्रैक्शन ये होता है कि जब भी आपकी जो लाइट है, लाइट जाती है ऐसे, है ना, आपके जो लाइट रे जा रही है, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, क्योंकि कोई भी चीज़ टकराएगी तो सही, टकरा के अगर वो बेंड हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो क्या लिखा हुआ है? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल। किसी कोने से टकराई और वो बेंड हो गई तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ पर। इसके लिए कंडीशन क्या होती है? लैम्डा ऑफ लाइट इज नियरली इक्वल्स टू साइज ऑफ स्लिट। यहाँ पर स्लिट क्या है? स्लिट देखो, स्लिट ऐसा होता है ना, बीच में ओपनिंग है, तो यहाँ पर ये कॉर्नर बना हुआ है। क्या है ये? कॉर्नर है। तो इसको मैं ऑब्स्टेकल मान रहा हूँ बेसिकली, तो हम बोलते हैं साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। तो ये जो स्लिट है ना, बिल्कुल इसकी जो साइज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल लैम्डा के बराबर होनी चाहिए, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट जो आप यूज़ कर रहे हो उसके बराबर होनी चाहिए, तभी आपको डिफ्रैक्शन जो है वो नोटिस होगा। तो डिफ्रैक्शन ही काम आता है। जैसे साउंड वेव्स होती है ना, जैसे अगर मैं अभी इस कमरे में बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बाहर भी आवाज़ आ रही है। वो क्यों आवाज़ आ रही है? मैं बोल तो इस साइड रहा हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ जो निकली, वेव्स निकली, वो टकरा के बाहर पहुँच गई। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो ये चीज़ है।
तो इसका सेटअप समझते हैं कि डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट क्या होता है ना, सिंगल स्लिट से अपन कैसे डिफ्रैक्शन कैरी ऑन कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, सेटअप देख लो उसको अच्छे से, है ना, जूम करता हूँ उसको मैंने के लिए यहाँ पे सोर्स लिया। अब सोर्स से क्या चारों डायरेक्शन में रेस निकलेगी, वे फ्रंट्स निकलेंगे, तो उसको मैं अलाइन कर रहा हूँ। कैसे करूँगा अलाइन, आपके कॉन्वेक्स लेंस से। और आपको पता है कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से आती है किसके, कॉन्वेक्स लेंस के, तो वो पैरेलल कर देता है। तो मैंने सोर्स को रख दिया लेंस 1 के फोकस पे, ताकि वो क्या हो जाए, आपकी जो रेस है वो पैरेलल हो जाए, तो प्लेन वेव्स आगे गिरेगी। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आपकी रे आई है, यहाँ पर भी आपकी रे आई। अब मैंने आपको बोला था स्लिट से डिफ्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि अगर आपने स्लिट उसी साइज का लिया जिसकी वेवलेंथ है उस, तो आप वहाँ पर क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा। तो देखो डिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ पर क्या हुआ डिफ्रैक्शन, ये आपकी यहाँ पर सीधी सीधी आ रही थी, यहाँ पर जाके बेंड हो गई। देखो कैसी हुई, बेंड हो गई। क्या बात समझ में आई। अब ये बेंड हो गई तो एंगल थीटा बनाया इसने, क्या बनाया, एंगल थीटा बनाया। अब ये थीटा एंगल बनाया तो मैंने वापस बीच में क्या रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। क्या रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस, ताकि मैं इन दोनों को क्या कर सकूं, जोड़ सकूं, एक जगह पे एक पॉइंट पर मिला सकूं। तो मैंने यहाँ पे और यहाँ पर क्या करा, कॉन्वेक्स लेंस रखा बीच में, और यहाँ पर आके मेरा क्या, कोई भी पॉइंट है, अभी देखेंगे अपन वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अच्छा अब देखो वापस वही टर्मिनोलॉजी है, बीच का जो डिस्टेंस है ए बी वो कितना है, वो डी है। कितना है वो, डी, और ये कैपिटल डी, स्क्रीन और आपके स्लिट के बीच में। क्या बात समझ में आई। अब देखो वापस जो आपका पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा भाई, ये जो रे निकल रही है और ये जो रे निकल रही है, ये ज़्यादा चल रही है, ये कम चल रही है, नहीं ये ज़्यादा चल रही है और ये कम चल रही है। ठीक है ना, तो क्या बोल सकते हैं, ये जो होगा आपका कौन सा वाला, ये बी एन जो होगा वो क्या होगा, आपका पाथ डिफरेंस होगा। क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। वो कितना होगा, देखो ट्रायंगल कैसे बन रहा है, ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ये आपका पाथ डिफरेंस पी मान लो, ये आपका डी है और ये आपका थीटा है। तो देखो डी साइन थीटा, ऊपर वाला कंपोनेंट लिया डी साइन थीटा, तो आपका जो पाथ डिफरेंस आया वो कितना आया, डी साइन थीटा आया। क्या बात समझ में आई। तो पाथ डिफरेंस आपको क्लियर हो गई यहाँ से बात। अभी आप समझते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं निकालता हूँ पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। अब इसको समझना ध्यान से कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ये स्लिट है ए बी, ठीक है, मैंने इसके बीच का जो पाथ डिफरेंस है ना वो अभी मतलब खुद से कितना रखा है, लैम्डा रखा है। कितना रखा है, लैम्डा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ऐसी वेव बन रही होगी, ऐसी। क्या बात समझ में आई। अब सिंपल सी भाषा में समझते हैं, अगर ये पॉइंट से रे निकलती है और यहाँ जाती है, और ये पॉइंट से रे निकलती है और यहाँ जाती है, तो बताओ क्या होगा। इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 है। कितना है, लैम्डा बाई 2 भाई। ए और बी, ए और सी मान लेते हैं इसको, ए और सी जो पॉइंट है वहाँ से 2 रेस निकली और पी पर जाकर मिली। ठीक है, बेंड होकर, डिफ्रैक्शन होकर। तो ए और सी के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 है। और जब भी लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस होता है तब क्या होता है, आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस होता है। क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको जूम करूँ मैं, तो ऐसे निकलेगी, ए और सी से निकला थोड़ा सा और नीचे निकला, और सी से भी थोड़ा सा नीचे निकला, फिर और नीचे, यहाँ से भी नीचे। तो ये ऐसे करके पेयर बन गए इसके। क्या बन गए, पेयर बन गए। और ये सब मिलकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस कर रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आई, क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस कर रहे हैं। तो आप तो सिंपली ऐसे समझ सकते हो, आप ऐसे रे वे बनाना, आप ऐसे समझो कैसे, कि आपका ये स्लेट हुआ अगर, है ना, ये आपका स्लेट हुआ और ये आपकी स्क्रीन हुई, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने ऐसे लैम्डा पाथ डिफरेंस लिया। क्या लिया, लैम्डा पाथ डिफरेंस दोनों के बीच का, है ना। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर पी पॉइंट पर जाना है ना मुझको, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से आया तो ये क्रेस्ट मान लो उसको, इस साइड है ना ये, और ये इस साइड है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये ऐसे चला गया। एक इस वाले आपके सेमी सर्कल से बना दी, एक इस सेमी सर्कल से बना दी। तो ये है आपका पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो पॉजिटिव यहाँ पर आएगा और नेगेटिव इधर आएगा, तो क्या कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जीरो नहीं मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी होगी, पर वहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस हो रहा है। आपको बात समझ में आ रही है, क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस। तो आप ऐसे बोल सकते हो। तो मैंने क्या लिया यहाँ पर, डेलिबरेटली क्या लिया था मैंने, लैम्डा पार्ट डिफरेंस लिया था। किसके बीच में, ए और बी के बीच में जो स्लिट थी उसका पार्ट डिफरेंस कितना लिया था, लैम्डा लिया था। ठीक है, तो मैंने क्या लिया है, पार्ट डिफरेंस को लैम्डा लिया। अब लैम्डा क्या है, 2 लैम्डा लो, 3 लैम्डा लो, 4 लैम्डा लो, तो भी वही बात हो जाएगी। क्योंकि कैसे होगा, देखो अगर मैं ऐसे करता हूँ, आपकी जो वेव है वो ऐसी है। देखो अगर मैं ज़्यादा करता हूँ, एन लैम्डा में साबित करना चाहता हूँ कैसे, तो देखो ऐसे बनेगी, इस टाइप से बनेगा वेव। तो मैंने कितना पार्ट डिफरेंस लिया बीच में, 2 लैम्डा लिया। कितना लिया, 2 लैम्डा। अब यहाँ पर पी पॉइंट पर मुझे ले जाना है, तो क्या होगा, एक यहाँ से गई और एक यहाँ से गई, कैंसिल। एक यहाँ से गई और एक यहाँ से गई, फिर से कैंसिल। तो क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ जो पाथ डिफरेंस होगा आपका
जो आपका ए और बी के बीच का जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एन लेमडा होना चाहिए। और पार्ट डिफरेंस मैंने कितना कैलकुलेट करा था अभी, डी साइन थीटा कैलकुलेट करा था, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा, एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा बाई डी। तो यहाँ से थीटा आ गया आपके पास एन लेमडा बाय डी। अब ये थीटा क्या है, थीटा ये है, ये बीच का जो है ना ये थीटा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि बीच से कितने ऊपर एंगल पर मेरे को मिनिमा मिल रहा है, क्या मिनिमा, डार्क फ्रिंज मिनिमा मिल रहा है। तो मुझे क्या मिलेगा, इतने एंगल पे थीटा 1 मतलब लेमडा बाई डी एंगल पर सेंटर से मुझे फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। थीटा 2 कब मिलेगा, जब आपका सेकंड मिनिमा कब मिलेगा, जब आपका जो एंगल है सेंटर से जो बन रहा है उसको आप 2 लेमडा बाई डी कर दोगे। क्या आपको बात समझ में आई? तो ऐसे बन रहा है आपका, पहले फर्स्ट मिनिमा बना फिर सेकंड बना, इसका कितना एंगल है, मतलब ऐसे मान लो ये है ऐसा, तो ये फर्स्ट मिनिमा बन रहा है। अगर आपका ये वाला जो फर्स्ट मिनिमा बन रहा है ये फर्स्ट मिनिमा, तो ये कितना होगा आपका लेमडा बाई डी होगा। इसके बाद ऊपर जाके ये कितना एंगल होगा आपका 2 लेमडा बाई डी होगा। तो ये सेकंड मिनिमा हो गया आपका, क्या हो गया ये सेकंड मिनिमा। क्या आपको बात समझ में आ रही है कैसे हम कर रहे हैं? तो ये एंगल निकाला है बेसिकली मैंने, ठीक है। अब देखो अगर मैं ब्राइट फ्रिंज के लिए निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 लेमडा बाई 2 लूँगा या 5 लेमडा बाई 2 लूँगा, इस टाइप से लूँगा। क्यों होगा ऐसा, वो देखो ऐसे बनाया मैंने, ऐसे होगा, समझो ध्यान से, इस टाइप से होगा ना ये। तो अगर यहाँ पर ऐसे पार्ट डिफरेंस है कितना 3 लेमडा बाई 2, तो मैं बोल सकता हूँ अगर पी पॉइंट पर जाना है तो यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, पर फिर भी यहाँ से तो जाएगा, पर इसको कैंसिल करने वाला कौन है, अब इसके कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं है। तो क्या यहाँ पर लाइट आ रही होगी, ऑब्वियसली लाइट आ रही होगी, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर बन रहा होगा। क्या आपको बात समझ में आई, ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर बन रही होगी। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो मैं कितना ले रहा हूँ उसके लिए लैम्डा, जो पार्ट डिफरेंस है 3 लेमडा बाई 2 ले रहा हूँ। तो डी साइन थीटा कितना होगा आपके 3 लेमडा बाई 2 या 5 लेमडा बाई 2, ऐसे करके आगे निकलते जाएंगे। तो उसका जो जनरल फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा 2n+1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा। एन की वैल्यू क्या है 1 रखोगे तो क्या जाएगी आपकी 2 2 जा 1, 2 1 जा 1, 2 + 1 3, 3/2 लैम्डा। तो आपका जो फर्स्ट मैक्सिमा आएगा वो किस पे आएगा 3 लेमडा बाई 2 पे आएगा। ये क्या है, ये एंगल है, क्या है ये एंगल, कितने सेंटर से कितने एंगल दूर, कितने एंगल ऊपर, कितने एंगल पर आपका फर्स्ट मैक्सिमा आ रहा है। और थीटा 2 क्या है, कितने एंगल पर आपका सेकंड मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है। तो ये तो एंगल की बात हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो पाथ वो चाहिए, लीनियर डिस्टेंस चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे को तो यहाँ से लेंथ पता चले, कहाँ से, यहाँ से। अभी तो क्या निकालना है अपन ने, ये एंगल कितना आ रहा है, फिर ना ये वाला एंगल कितना आ रहा है, ये अपन ने निकाला है। मुझे तो चाहिए कि बता यहाँ पर अगर ये मिनिमा बन रहा है तो ये डिस्टेंस कितना है, मुझे तो ये फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करूँगा मैं, ये आपका थीटा है, क्या है ये, यही तो निकाला ना अपन ने, थीटा ये निकाला। तो देखो ये आपका मान लो ये x है ऊपर और ये आपका नीचे कितना है, ये डिस्टेंस ये d है। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो tan थीटा होगा वो कितना होगा x/d होगा, कैपिटल D। तो हम बोल सकते हैं तो आपका tan थीटा हो गया x/d हो गया। अब देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो लीनियर डिस्टेंस x/d हो गया। tan थीटा क्या है, क्योंकि बहुत छोटा सा एंगल है तो मैं tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ। समझ में आएंगे, यहाँ पर थीटा किस में, रेडियंस में, किस में, रेडियंस में, रेडियंस में लेना है। अगर कोई एंगल आपको दे दिया जाता है तो उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करोगे उसके लिए, π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे उस एंगल को। जैसे 30 डिग्री पे करना है तो 30 डिग्री पे कर दिया, 45 पे करना है 45, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो थीटा क्या हो गया आपका x/d हो गया। तो यहाँ से जो आपका x निकला, x क्या था मेरा, कितना ऊपर बन रहा है, ये x नहीं है, ये y नहीं है, ये x ले रहा हूँ मैं, कितना ले रहा हूँ x, जो ऊपर ये x है, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास थीटा इंटू डी आ गया। अब क्या करना है, अगर मैक्सिमा निकालना है तो उसके आप थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट थीटा के लिए एंगल क्या आता था, थीटा 1, 3 लेमडा 2, 3 लेमडा बाई 2d। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 3 लेमडा बाई 2d इंटू डी। तो ये आ गया आपका फर्स्ट मैक्सिमा। तो इतनी ऊपर कितना 3 लेमडा d अपॉन d अपॉन 2d, इतना ऊपर आपका क्या मिलेगा, आपको फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये उल्टी चीज़ हो रही है डबल स्लिट से, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर 3/2 और 5/2 ऐसे टर्म्स आ रही है, वहाँ पर यंग्स में कितनी कैसे आती थी, ये मिनिमा के लिए आती थी। और यहाँ पर ऐसे मिनिमा आप निकालोगे सबसे पहला, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा 1 रखोगे। थीटा 1 क्या होता था फर्स्ट मिनिमा के लिए, देखो लेमडा बाई डी होता था। तो लेमडा बाई डी थीटा इंटू डी, क्या हो गया आपका थीटा इंटू डी, ये क्या होगा आपका फर्स्ट मिनिमा होगा। तो ऐसे करके आपके मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा बनते जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये लीनियर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है। क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ। अब देखो सेंट्रल मैक्सिमा तो बनेगा ही, है ना। सेंट्रल मैक्सिमा तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस होता ही है। सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद ऊपर मिनिमा और नीचे भी मिनिमा। तो जो पहला मिनिमा बन रहा है वो कब बन रहा है, देखो पहला मिनिमा किस पे बन रहा है, लैम्डा डी बाई डी पे बन रहा है। ऊपर कितनी हाइट है उसकी, लैम्डा डी बाई डी, और नीचे भी कितनी होगी, लैम्डा डी बाई डी, मतलब यहाँ बन रहा है ना।
जैसे ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट मिनिमम बना, यहाँ पर आपका फर्स्ट मिनिमम बना, कितना डिस्टेंस है इसका, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और यहाँ पर कितना है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, सेंट्रल की विद आ जाएगी। तो कितनी आएगी वो, 2 लैम्डा डी बाई टी। क्या समझ में आ गई। सेंट्रल को कैसे बोलता था मैं, बी नॉट से बोलता था, बीटा नॉट, ठीक है ना, फ्रिंज विथ। क्या बात समझ में आई। अच्छा, और दूसरा मैक्सिमा के लिए निकालना मुझे, अदर्स मैक्सिमा के लिए कि कहाँ कहाँ लाइट है, कितनी है। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं 2 मिनिमा के बीच में, मिनिमा का फॉर्मूला क्या था, n+1 लैम्डा, n+1 इंटू लैम्डा डी बाई 2, क्योंकि n लैम्डा होता था ना उसके लिए, 1 2 3 4 ऐसे। तो n लैम्डा, n+1 लैम्डा डी बाई डी माइनस जो आपका फर्स्ट वाला है, मतलब n+1 ले लिया आपने और एक nth ले लिया, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी आपकी जो फ्रिंज विद होगी, ठीक है। तो n+1 समझ में आया वो कैसे ले रहे हैं हम n+1। अपने को क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाना। देखो यहाँ पर क्या करा, लैम्डा बाई डी, फिर 2 लैम्डा बाई डी। तो ऐसा क्या कर रहे हो आप, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो n के लिए क्या करोगे, मैं चाहता हूँ कि n और n+1 के बीच में निकले, तो मैं क्या करूँगा, देखो अगर मुझे n और n+1 के बीच में ये nth मिनिमा है और n+1th मिनिमा है, तो इसके लिए कितनी डिस्टेंस आएगी ऊपर, n+1 इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और इसके लिए कितनी आएगी, n इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही तो क्या है, आपकी फ्रिंज विड्थ है। तो देखो यहाँ से निकल गई है। आपको बात समझ में आई, n+1 कैसे आया और n कैसे आया, ये n+1th मिनिमा है और ये nth मिनिमा है, ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ से देखोगे आप तो आंसर क्या आ गया आपके पास, n कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ पर देखो आपका जो अदर मैक्सिमा के लिए जो आपकी फ्रिंज विड्थ आ रही है वो कितनी आ रही है, बी नॉट की आधी आ रही है। सेंट्रल मैक्सिमा पे 2 लैम्डा डी बाई डी थी और यहाँ पर कितनी आ रही है, उसकी आधी, लैम्डा डी बाई डी आ रही है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ होती है और जो दूसरे मैक्सिमास की फ्रिंज विड्थ होती है वो अलग अलग होती है। अदर मैक्सिमास की आधी होती है, किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की। क्या आपको बात समझ में आई। तो यही था बस इसके अंदर। वेव ऑप्टिक्स आपका ऐसे कंप्लीट होता है, पोलराइजेशन आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से मैंने समझाया कि कैसे चीज़ें हो रही है, फ्रिंज विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूलेस आ रहे हैं। तो पार्ट डिफरेंस का खेल है सारा बेसिकली, है ना, cos फाई फेज डिफरेंस कैसे हो रहा है, पार्ट डिफरेंस क्या होता है, वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। तो उसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जैसे दे देता हूँ, मैं बाकी जो वीडियोस आए थे उनकी भी दे चुका हूँ। सिंह साहब टेलीग्राम चैनल है अपना, कौन सा, सिंह साहब @सिंह साहब केमिस्ट्री। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है, वहाँ से जाके भी आप सीधा क्लिक करके ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट बना के रख रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर सारे जो टर्म 2 के लेक्चर्स हैं वहाँ पर वो अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप एक एक करके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो ऐसे करके हमारा जो CBSE टर्म 2 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बस यही था, आपके सारे वन शॉट करा दिए मैंने, सारे जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी डेरिवेशन है, सब मैंने इसके अंदर इंक्लूड करें, तो आपको कोई डिफिकल्टी इसके अंदर नहीं होगी। तो आई होप आपको वे ऑप्टिक्स जो है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।